हेलो नमस्कार, मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के भाग, मतलब दोस्तों उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, कौन कौन से दोस्तों भाग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संविधान को समझने के लिए एक तरह से दोस्तों रीढ़ की हड्डी की तरह टॉपिक होता है, वो आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो आइए, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती हैं, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जो सपने दोस्तों आप देखते हो उन्हें खुली आंखों से देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर जुनून, हौसला, पागलपन आपके अंदर है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी, मंजिल आपको गले लगाएगी। आइए शुरुआत करते दोस्तों, संविधान के जो भाग है उन पर बातचीत करते हैं। हर भाग को ढंग से देखने वाले हैं, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी दोस्तों बातें उसमें लिखी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग एक है, इसमें तो भारत के अंदर आपके कितने दोस्तों यूटी और कितने राज्य हैं, इसके ऊपर संविधान का भाग एक है और इसके अंदर आर्टिकल 1 से 4 जो है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 4 5 बार दोस्तों वीडियो चलेगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपको ये पक्का याद होने वाले हैं। संविधान का भाग एक यूटी और दोस्तों आपके कितने राज्य हैं इसके बारे में भाग 1 से 4 दोस्तों इसके अंदर स्थित है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे 28 दोस्तों वर्तमान में आपके राज्य और 8 यूटी है वर्तमान में भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान दोस्तों भाग 2 जो है, अब दोस्तों इंसान दोस्तों नागरिक सबसे पहले क्या करते हैं, नागरिक दोस्तों सबसे पहले आपके नागरिकता मांगेगा। तो छापना दोस्तों भाग जो है इसमें दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप दोस्तों इसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 दोस्तों इसके अंदर है। अब दोस्तों वो नागरिक बन गया भारत का, तो सबसे पहले दोस्तों आपके नागरिक दोस्तों बनते हैं तो नागरिक के जो फंडामेंटल राइट होंगे, जो मौलिक अधिकार होंगे, वो उनकी डिमांड दोस्तों करने वाला। तो संविधान का दोस्तों भाग 3 आपके मौलिक अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट का जिक्र करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 दोस्तों इसके बीच में आपके ये आर्टिकल हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे मूल संविधान में दोस्तों कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में दोस्तों आपके 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। संविधान दोस्तों, अब जब दोस्तों नागरिक को मौलिक अधिकार मिल गए तो नागरिक ये सोचेगा कि राज्य उन्हें क्या देगा। तो दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग जो 4 है वो राज्य की दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है, जो कि आयरलैंड दोस्तों हमने लिए आर्टिकल 36 से 51 के बीच दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है। अब दोस्तों राज्य ने दोस्तों डीपीएसपी दे दिए तो राज्य दोस्तों नागरिक से अपेक्षा करेगा कि नागरिक के दोस्तों क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है। संविधान का दोस्तों भाग जो 4A है वो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। 242वां संविधान संशोधन था 1976 से संविधान का भाग 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। उस समय दोस्तों 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया, 10 दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है वो ध्यान रखना 86वां संविधान संशोधन है सन 2002 के अंदर जोड़ा गया। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके संविधान का भाग 5। सबसे बड़ा दोस्तों भाग आपके संविधान का यही है। संविधान का भाग 5 संघ सरकार दोस्तों आपके बात करता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोस्तों इसके अंदर है। 52 से 151 100 अनुच्छेद जो है वो इस दोस्तों संविधान के भाग 5 के अंदर सबसे बड़ा दोस्तों भाग यही है संविधान का। इसके अंदर आपके जो संघ दोस्तों सरकार, संघ दोस्तों आपके छापने सो कौन कौन सी कार्यपालिका, इसके अलावा दोस्तों आपकी व्यवस्थापिका, संसद की बात करता है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों बात करता है, और साथ में दोस्तों आपके जो सीएजी है दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों भारत का नियंत्रक और महालेखा दोस्तों परीक्षक जो है, इनके दो बारे में दोस्तों आपके अनुच्छेद जो है वो इस भाग के अंदर स्थित है। दोस्तों कार्यपालिका दोस्तों 52 से 78, इसमें दोस्तों आपके राष्ट्रपति हो गए और उपराष्ट्रपति हो गए, और ये दोस्तों इसके अंदर शामिल है। संसद दोस्तों पूछे आपसे पार्लियामेंट 79 से 122 दोस्तों आपके लोकसभा राज्यसभा दोस्तों इसके अंदर दी गई है। राष्ट्रपति की दोस्तों विधायी शक्ति आपके 123 दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंदर। संघ की दोस्तों न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 के बीच में, और सीएजी दोस्तों आपके 148 से 151
के बीच में है। तो संघ की दोस्तों बात पूछो आपसे, संघ कहां पर है? यूनियन दोस्तों आपके भाग 5 में है, 52 से 151 के बीच में यूनियन दोस्तों इसका जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों किसका जिक्र होगा? राज्य का जिक्र होगा। दोस्तों आपके भाग दोस्तों 6 जो है, भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र है आपके। उसी प्रकार दोस्तों यहां पर राज्यपाल हो जाएगा, वहां राष्ट्रपति दोस्तों यहां पर राज्यपाल होगा, वहां संसद दोस्तों यहां पर विधानमंडल होगा। कहीं दोस्तों इसके 2 सदन होंगे, कहीं पर उसका 1 सदन होने वाला है। वहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट था, तो यहां दोस्तों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो यहां पर होने वाली है। वही दोस्तों लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके कार्यपालिका 153 से 167 आपके, जो कि दोस्तों राज्यपाल संबंधित हो गई। राज्य का विधानमंडल 168 से 212 दोस्तों आपके, जिसमें विधानसभा दोस्तों, जिसमें विधान परिषद शामिल है। इसके अलावा राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंदर है। राज्यों के दोस्तों उच्च न्यायालय जो है वो 214 से 232 दोस्तों इसके बीच में, और अधीनस्थ दोस्तों न्यायालय जो है वो 233 से 237 के बीच में। तो भाग 5 दोस्तों आपके, भाग 5 जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में, जिसमें संघ की बात होती है। भाग 6 दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 152 से दोस्तों किसके बीच में? 237 के बीच में भाग आपका 6 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो भाग 7 था ना, उसको हटा दिया गया है, उसे दोस्तों निरसित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आर्टिकल नंबर 238 दोस्तों आर्टिकल जो है वो इसमें शामिल था, पर अब संविधान में दोस्तों ये शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों भाग जो 8 था, देखो केंद्र की दोस्तों बात हो गई है, अब राज्यों की बात हो चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गया? मैंने शुरुआत दोस्तों भाग 1 में लिखा हुआ था ना कि भारत में राज्य होंगे और यूटी होंगे, तो राज्यों की बात हो चुकी है, भारत की बात हो चुकी है। अब दोस्तों किसका नंबर आएगा? यूटी का नंबर आएगा। तो भाग दोस्तों जो 8 है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की दोस्तों बात की गई, जिसमें आर्टिकल नंबर 239 से 242 दोस्तों अनुच्छेद है भाग 8 के अंदर। इसके बाद दोस्तों क्या होगा? देखो भारत सरकार दोस्तों आ चुकी है, इसके अलावा राज्य आ चुके हैं दोस्तों, यूटी आ चुकी है। अब दोस्तों क्या बच गए आपके? लोकल गवर्नेंस दोस्तों। तो भाग दोस्तों 9 जो है, भाग 9 पंचायत दोस्तों, इसका जिक्र होता है। जो दोस्तों ग्रामीण दोस्तों आपके रूरल दोस्तों लोकल गवर्नेंस है, पंचायत की बात होती है। ये दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक दोस्तों ये शामिल है। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। भाग दोस्तों, अब जब दोस्तों लोकल गवर्नेंस में भी कौन सा हो गया? एक दोस्तों रूरल हो गया, जिसकी बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? अर्बन आएगा। तो दोस्तों भाग दोस्तों 9A जो है, इसमें दोस्तों नगर पालिका दोस्तों, अर्बन दोस्तों लोकल बॉडीज की बात होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, वहां दोस्तों आपके 243O तक था। आगे दोस्तों 243P से लेकर के 243ZG तक दोस्तों आपके नगर पालिका की बात की गई है। और दोस्तों भाग, ये दोस्तों 74वां संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद दोस्तों भाग 9 भी आता है, जो सहकारी दोस्तों समिति की बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। ये दोस्तों आपके 97 संविधान संशोधन है, और इसके अंदर दोस्तों आपके आर्टिकल 243ZS से 243ZT तक दोस्तों आपके आर्टिकल शामिल है। तो भाग 9A, भाग दोस्तों 9 आपके किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। भाग दोस्तों 9A आपके नगर पालिका की बात करता है। भाग दोस्तों 9B आपके धनन आपके सहकारी समिति की बात करता है। इसके बाद दोस्तों भाग दोस्तों 10 आता है, जो कि शेड्यूल और ट्राइबल दोस्तों एरिया जो है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। इसमें 244 आर्टिकल आता है। इसके अलावा 244A जो आर्टिकल है वो भाग 10 के अंदर शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग 11 आता है, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उनकी दोस्तों बात होती है, जिसमें आर्टिकल नंबर 245 से 263 दोस्तों आपके होते हैं। संघ और राज्य के बीच जो संबंध है ना दोस्तों, एक तो विधायी संबंध होते हैं दोस्तों आपके, कौन से विधायी संबंध दोस्तों होते हैं, एक प्रशासनिक संबंध होते हैं, और एक वित्तीय संबंध होते हैं। तो दोस्तों बात करूं आपसे, विधायी दोस्तों संबंध जो है वो आर्टिकल नंबर 245 से 245 के बीच है, और जो प्रशासनिक जो संबंध है वो आपके आर्टिकल नंबर 256 से 263 के बीच में है। तो विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक से संबंध हो गया। इसके बाद दोस्तों कौन सा? आपके वित्तीय संबंध आएगा। तो देखिए दोस्तों आगे देखिएगा, भाग दोस्तों जो 12 है उसमें वित्त, संपत्ति, संविदा, और बात दोस्तों इनके बारे में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लिटिगेशन दोस्तों, इनके बारे में जो जिक्र है वो भाग दोस्तों 12 के अंदर किया गया है, जो आर्टिकल 264 से 300A। अब याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था भाग दोस्तों 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मैंने आपसे कहा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर पूछे कौन सा हट गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार हट गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन किसमें शामिल किया दोस्तों? उसको जो है भाग
दोस्तों 12 के अंदर आपके शामिल किया गया है। ध्यान रखना, सभी संपत्ति का अधिकार, देखो ये तो हर किसी को पता है कि आर्टिकल नंबर 300 है, ये भी हर किसी को पता है कि 244वां संविधान संशोधन है, ये तो हर किसी को पता है। पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे कौन से भाग में आया दोस्तों, ये भाग 12 के अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300 है, आपको ध्यान रखना है। तो विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों नोट करना आपके ये दोस्तों कौन से आपके वित्तीय संबंध दोस्तों आपके बीच में है। इसी दोस्तों आपके इसी भाग में आपके वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है शामिल किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम दोस्तों, ये भाग नंबर 13 हो गया, आर्टिकल नंबर 301 से 307 के बीच में हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है भाग 14, संघ और राज्य के अधीन दोस्तों सेवाएं जो है, यूपीएससी हो गया दोस्तों, आपके स्टेट पीसीएस हो गया, ये सारे दोस्तों किसके अंदर आते हैं, आपके भाग नंबर 14। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके ध्यान रखना, भाग 14 यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोस्तों इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 308 से 323 के बीच में भाग 14 का जिक्र जो है किया गया है। इसके बाद दोस्तों भाग 14A, जब भी दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाए ना, क्या दोस्तों लिखा हुआ मिल जाए या फिर इंग्लिश में ए मिल जाए, कैपिटल दोस्तों ए मिल जाए, समझ लेना वो दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों भाग दोस्तों 14A जो है, अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है दोस्तों आपके इसके अंदर है। आर्टिकल नंबर 323A और 323B जो है, ये दो दोस्तों आर्टिकल शामिल होते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ट्रिब्यूनल दोस्तों भाग 14A के अंदर है, 323A और 323B दो आर्टिकल इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों भाग आता है आपके 15 दोस्तों, निर्वाचन की जो बात है, इलेक्शन की दोस्तों बात जो है, वो भाग दोस्तों 15 के अंदर है आपके, मतलब दोस्तों आपके दोस्तों जो आपके दोस्तों आपके केंद्रीय दोस्तों निर्वाचन आयोग है, और दोस्तों आपके वोट डालने की दोस्तों उम्र है, सारी दोस्तों किसके अंदर आपके भाग 15 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 324 से 329 जो है, ये भाग 15 आपका शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग 16 की बात आती है दोस्तों, आपके कुछ वर्गों से संबंधित विशेष दोस्तों प्रावधान जो है, स्पेशल दोस्तों प्रोविंस जो है, वो छापना दोस्तों आपके स्पेशल प्रोविजन दोस्तों आपके रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज 330 से 342 के दोस्तों ये शामिल है। दोस्तों आरक्षण जो है दोस्तों आपके एससी का आरक्षण है दोस्तों, एसटी का दोस्तों आरक्षण है, लोकसभा के अंदर दोस्तों, विधानसभा के अंदर कुछ दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर दोस्तों 300 दोस्तों 38 याद करो, आपके नेशनल कमीशन फॉर दोस्तों शेड्यूल आपके कास्ट है, 338A दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये सब दोस्तों किसके अंदर शामिल है आपके, ये सब दोस्तों आपके भाग नंबर 16 के अंदर शामिल है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, 330 से 342 के जो है, ये आपके इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके भाग दोस्तों आपके हो गया कौन सा, आपके भाग 17 हो गया, राजभाषा ऑफिशियल दोस्तों लैंग्वेज है, 343 से 351 दोस्तों नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके राजभाषा दोस्तों, इसका उल्लेख कहां पर आपके 343 से 3 दोस्तों 51 के बीच में आपके इसका उल्लेख है। आपके संघ की भाषा दोस्तों ये है, प्रादेशिक भाषाएं शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी भाषाएं क्या होंगी, ये सारी दोस्तों बातें इसके अंदर लिखी हैं। भाग दोस्तों 18, अगर दोस्तों बात करूं आपसे, भाग दोस्तों 18 जो है, आपात उपबंध दोस्तों छापना आपके भाग 18 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 352 से 360 दोस्तों आपके भाग 18 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इमरजेंसी दोस्तों 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन आपके 356 और वित्तीय दोस्तों आपके आपातकाल जो है 360, आपको ध्यान रखना है। भाग दोस्तों आपसे पूछे 19 दोस्तों, प्रकीर्णन दोस्तों आपके भाग 19 के अंदर है, 361 से 367 के बीच में के इसका उल्लेख है। भाग 20 बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान में संशोधन जो है, ये दोस्तों भाग 20 के अंदर उल्लेख है। 368 दोस्तों आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ध्यान रखिएगा, भाग आपके 20 हो गया। भाग दोस्तों 21 की बात करूं आपसे, अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध दोस्तों इसके अंदर है, जो कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 369 से 352, इसी दोस्तों आर्टिकल में दोस्तों 370 दोस्तों इसी आर्टिकल में शामिल था, जो कि संक्रमणशील दोस्तों अस्थायी है और विशेष उपबंध आपके शामिल है 369 से 392 के बीच में। इसके बाद दोस्तों भाग नंबर 22 आता है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, ये आपके 393 से 395 के बीच है। ये सारे दोस्तों भाग आपके सामने थे। भाग दोस्तों 1 से लेकर के 22 तक की जो सारी कहानी दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको 2-3 बार दोस्तों आप देखोगे ना, यकीन मानना आपको दोस्तों याद होने वाला है। तो आइए चलिए फूल पत्ती वाली क्लास की तरफ।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। और बिल्कुल मेरे साथ में शिवम, मिथिलेश, कमलेश, पवन, निशांत, अनुपम, रवि, कुलदीप, अतुल, नारायण, बिल्कुल रवि, अनिकेत, सभी का स्वागत है। और सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। और आइए शुरुआत करते हैं क्लास की आज। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, और तुम तो मेरे मांझोर तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। 11 अप्रैल 2024 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 के अनुसार भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ है दुनिया का तीसरा देश। गॉड पार्टिकल के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में हुआ निधन। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 24 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी संबंधित मामलों में चीन है शीर्ष पर। यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधित मामलों में स्विट्जरलैंड के विरुद्ध सुनाया फैसला। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को मिला यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक शिगर्ड जूनियर पुरस्कार 2024। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग को किया लॉन्च। टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टीसैट 1A किया लॉन्च। 10 अप्रैल को मनाया गया विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024। लद्दाख में प्रारंभ हुआ खुबानी खिलना महोत्सव 2024। हरिंदर सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किया गया नियुक्त। श्रीलंकाई स्टार कामिंडू मेंडिस और इंग्लैंड की मैया बाउचर बनी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौसम चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, वो तो शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिएगा, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। सुनिएगा लाइन को, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर वापस जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में हुरन ग्लोबल आपके यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात करूं मैं आपसे, जो ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इंडेक्स लिखना, ग्लोबल जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है 2024 की बात करें आपसे, इसके अंदर जो 2023 में जो यूनिकॉर्न स्थापित हुए थे उसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, देखिएगा, ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इंडेक्स है, पहली बात पूछूं आपसे, 2023 में जो स्थापित यूनिकॉर्न जो है उसकी बात की गई है ना। यूनिकॉर्न शायद दोस्तों आप जानती होंगे, मैंने कहा हुआ है आपसे, जो स्टार्टअप होता है उसका बड़ा रूप यूनिकॉर्न होता है। ठीक है, जो स्टार्टअप जो होता है ना, अगर स्टार्टअप जो है, हमने कोई नई चीज स्टार्ट करी है और उसकी वैल्यू जो कितनी हो चुकी है आपकी, उसकी वैल्यू जो है $1 अरब हो चुकी है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आपके यूनिकॉर्न कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार्टअप का बड़ा रूप क्या होता है, यूनिकॉर्न होता है। और अगर बात करूं आपसे 2023 में जो यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं उसमें पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, और चीन जो है वो दूसरे स्थान पर है, और जो अपना भारत है इसमें वो तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो भारत की रैंक 2023 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में और तीसरा स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहाँ पर, भारत ने 23 के अंदर कुल आपके कितने 67 यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं, जो कि 2022 से कम है। लिखना, जो कि 2022 में हमारे 68 यूनिकॉर्न थे, इससे कम है। ठीक है, मतलब दोस्तों लिखना आपके मतलब 17 के बाद पहली बार जो है, 17 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न में गिरावट आई है। ठीक है, 17 के बाद पहली बार जो है यूनिकॉर्न में गिरावट आई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट करना, इससे पहले हमारे पास में 68 थे, लेकिन इस साल जो है हमारा 23 जो है उसमें हमने जो है 67 यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं। और भारत की रैंक
कौन सी, थर्ड रैंक जो है भारत की रैंक है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो 2024 जो होने वाला है वो एआई का वर्ष होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एआई मतलब पूछूं आपसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष होने वाला है। तो हमारी रैंक कौन सी हो चुकी है इसमें, हमारी रैंक थर्ड हो चुकी है, अमेरिका फर्स्ट पर है, चीन सेकंड पर है, और जो हमारा यूनिकॉर्न आपके उसमें कमी आई है, और यूनिकॉर्न क्या होता है वो भी आपके सामने यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो आंसर हो गया हमारा थर्ड रैंक जो है वो हमारी इसमें रैंक है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, रैंक की बात करें तो छापना 93 रैंक हमारी किसके अंदर है, 111 रैंक हमारी किसके अंदर है, इसके अलावा फोर्थ रैंक हमारी किसके अंदर है, इसके अलावा 7वीं रैंक किसके अंदर है, इसके अलावा 134 रैंक किसके अंदर है, इसके अलावा 108 रैंक किसके अंदर है, इसके अलावा 126 पूछूं आपसे किसके अंदर है, इसके अलावा 127 रैंक हमारी किसके अंदर छापना, ये सारी रैंक आपको बतानी है मुझे कहां कहां पर, ठीक है। तो ये हमारा जो इंडिया है आपके थर्ड स्थान पर आ चुका है। 2024 का पहला यूनिकॉर्न पूछूं आपसे, वो कौन सा आपका, 2024 का पहला यूनिकॉर्न जो आपके वो है क्रूटिम, कौन सा है, जो क्रूटिम छापना, ये 24 का पहला यूनिकॉर्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा हो गया है, क्रूटिम हो गया, नोट कीजिएगा ना। शेयर मार्केट में पूछूं भारत का कौन सा स्थान है, इसमें भारत की रैंक फोर्थ है, कौन सी है, चौथे स्थान भारत की रैंक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखिएगा 93 रैंक की बात करूं, कौन सा स्थान हो गया हमारा छापना, जो हमारा भ्रष्टाचार, जो करप्शन जो इंडेक्स है, इसमें हमारी रैंक कौन सी, 93 रैंक है, ठीक है। 111 पूछूं आपसे, जो भुखमरी सूचकांक है हमारा, इसमें रैंक कौन सी आपके, इसमें रैंक हमारी 111 रैंक जो है भुखमरी सूचकांक में है ना। फोर्थ रैंक किसके अंदर छापना, जो ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है, मतलब किस देश की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है, उसमें रैंक हमारी फोर्थ है, और शेयर मार्केट में भी रैंक हमारी फोर्थ है ना। 7वीं रैंक पूछूं आपसे, ग्लोबल एनवायरनमेंट जो परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, इसमें रैंक कौन सी है हमारी, इसमें रैंक हमारी 7वीं है, 1 to 3 रैंक पर कोई भी नहीं है, ठीक है। 134 पूछूं आपसे, जो हमारा मानव विकास सूचकांक है, इसमें रैंक हमारी 134वीं है। 108 पूछूं आपसे, जो हमारा जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है छापना, जेंडर जो इनइक्वलिटी इंडेक्स है, इसमें रैंक कौन सी है हमारी, इसमें रैंक नोट करना कौन सी है, वो है हमारी 108वीं रैंक, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। 1 to 6 रैंक किसके अंदर छापना, जो हमारा खुशहाली सूचकांक है, हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, इसमें रैंक हमारी 126वीं है ना। और 1 to 7 पूछूं आपसे, जो ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, इसमें रैंक कौन सी हमारी, जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर रैंक हमारी 1 to 7 रैंक है, ये भी आपको छापना है। एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंडेक्स है, इसमें रैंक कौन सी है, जो अभी कुछ दिनों पहले जारी हुई थी, ये बताना है आपको, बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में रैंक कौन सी, ठीक है। बाकी ये सारी रैंक आपको ध्यान रखनी है, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो ही जाएंगे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हो गया पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, क्रूटिम हो गया, नोट करना, ठीक है। नेशनल स्टार्टअप डे कब बनाते हैं आपके, ये 16 जनवरी को छापना, नेशनल स्टार्टअप डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में किस डेकाकॉन घोषित, आपके पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसे जो है, किसे आपसे पूछे आपसे डेकाकॉन घोषित, आपके मतलब दोस्तों, मतलब दोस्तों आपके जो आपके 10 यूनिकॉर्न के बराबर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम छापना, डेकाकॉन बोलते हैं। अभी हाल ही में कौन घोषित हुआ है, ये आपको मुझे बताना कि अभी हाल ही में कौन घोषित हुआ है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे यहाँ पर जो है, मैंने सवाल पूछा आपसे जो है, देख रहे हो, बिजनेस आपके बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंडेक्स है, उसमें रैंक कौन सी है हमारी, वो आपको मुझे बताना है कि इसमें रैंक कौन सी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना। अभी हाल ही में पूछूं आपसे, किसको डेकाकॉन घोषित किया, आपका छापना, जो आईपीएल जो है आपके, जो आईपीएल जो है, इसको घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने, पूछूं आपसे, पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया, ठीक है। पीटर हिग्स दोस्तों नाम आपने खूब सुना होगा, ये नाम जो है ये महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कार विजेता है आपके पीटर हिग्स। पहली बार दोस्तों आपके इनका अभी क्या हो गया है, मात्र 94 ईयर्स में आपके क्या हो गया है, इनका हो गया है निधन। कहाँ हो गया, निधन हो गया है, और कहां पर हुआ है, जो स्कॉटलैंड है और जो इसका स्थान एडिनबर्ग है, वहां पर निधन हो गया है, ठीक है। तो
स्कॉटलैंड के अंदर जो है इनका निधन हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। नाम है इनका क्या, नाम इनका क्या आपके पीटर हिग्स दोस्तों इनका नाम है। इनको क्या हुआ, इनको 2013 के अंदर क्या मिला था, 2013 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये पुरस्कार इनको किसके लिए मिला है, यह पुरस्कार जो है इनको वो गॉड पार्टिकल, किसके लिए, गॉड पार्टिकल जो है इसकी खोज के लिए मिला, ठीक है। इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आपके हिग्स बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। जिसमें दोस्तों नाम कौन, आपके जो दो साइंटिस्ट ने काम किया उसके नाम पर इसका नाम है, ठीक है। एक का नाम पीटर हिग्स है जो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और एक भारत के आपके सत्येंद्रनाथ बोस जो है वो भी इसमें शामिल है ना। तो हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है इसको बोलते हैं, इसे दोस्तों हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों यह वह कण है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का लिखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मूल कण है वो इसको माना गया है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मूल कण है, जो फंडामेंटल जो पार्टिकल है कौन सा है, वो गॉड पार्टिकल माना गया है। मतलब दोस्तों ऐसा माना गया कि ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति इसी कण से हुई है आपके, जिसका नाम गॉड पार्टिकल है, जिसको हम जो है हिग्स बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। और इसकी खोज करने के लिए 2013 में पीटर हिग्स साहब को क्या मिला था, आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, निधन हो गया इनका। ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है, गॉड पार्टिकल बोल दीजिए या फिर हिग्स बोसोन पार्टिकल बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दोस्तों मूल कण है। पहले दोस्तों ये माना गया, पहले ये माना गया कि जो आपके गॉड पार्टिकल है इसका जो द्रव्यमान आपके वो नहीं होता है, शून्य होता है। फिर बाद में बोला गया कि भाई द्रव्यमान थोड़ा बहुत जो है बहुत कम मात्रा में इसका होता है, ठीक है। और इसी से दोस्तों आपके इसी का दोस्तों यूज बाद में किस में लिए, इसी का यूज बाद में किस में हुआ है, इसी का यूज बाद में आपके जो बिग बैंग थ्योरी है उसके अंदर किया गया है, ठीक है। जो बिग बैंग थ्योरी है इसके अंदर जो है इसका यूज बाद में किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। ये फोटो आपके सामने यहां पर है, महत्वपूर्ण नाम है धरना, पीटर हिग्स साहब जो है महत्वपूर्ण नाम है, अभी हाल ही में डेथ हो गया इनका। और हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, देखो इलेक्ट्रॉन जो है आपके पूछूं आपसे, ये सो नाभिक हो गया, ये आपके परमाणु हो गया, सो इसमें ये हो गया नाभिक, ठीक है। पहली बात तो पूछूं आपसे परमाणु सिद्धांत जो परमाणु सिद्धांत पूछूं आपसे, इसको देने वाले कौन थे आपके, यह देने वाले डाल्टन साहब। कौन थे, डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी दिया, आप जानते हो, ठीक है। मैंने आपसे यहां पर ये कही कि आपसे मैंने आपसे कहा यहां पर जो ये हमारा जो आपके जो परमाणु जो आपके इस परमाणु में सो आपके यहां पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज करने वाले कौन है, जे थॉमसन साहब जो है वो खोज करने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है ना। यहां पर दोस्तों नाभिक है, क्या है, ये आपके नाभिक हो गया है। और पूछूं आपसे नाभिक की खोज करने वाले कौन थे, ये थे रदरफोर्ड साहब। कौन थे, रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज की है। और इन्होंने बताया था कि जो नाभिक है इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। यही दोस्तों आपसे पूछूं आपसे कि भाई साहब यहां पर पूछे आपसे कि नाभिक के अंदर कौन आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो बात करूं मैं आपसे जो प्रोटॉन छापना, इसकी खोज करने वाले कौन थे, गोल्डस्टीन साहब जो है इसकी खोज करने वाले, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है पूछे आपसे, इसकी खोज करने वाले कौन आपके, इसकी खोज करने वाले छापना जेम्स चैडविक जो है इसकी खोज करने वाले, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, प्रोटॉन की खोज करने वाले गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले जेम्स चैडविक हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन है, जे थॉमसन है। और नाभिक की खोज करने वाला कौन है, या फिर नाभिक के ऊपर धनावेश है, इसको बताने वाला कौन है, आपके रदरफोर्ड का नाम आपको छापना है। और जो परमाणु सिद्धांत पूछूं आपसे, इसको देने वाला कौन है, डाल्टन साहब भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन, थॉमसन साहब है। और थॉमसन साहब पूछूं आपसे, इनका दोस्तों एक मॉडल है बड़ा फेमस आपके, इसे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते
कहते हैं, आपने खूब सुना होगा, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इसको आपके, मतलब इन्होंने कहा तरबूज जो होता है, तरबूज को अगर परमाणु मान लूं मैं आपके, तो उस तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, और बाकी दोस्तों आपकी जो होता है आपके, ये कहने वाले कौन थे आपके, जे थॉमसन साहब थे। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले ये आपके सामने हो गए। परमाणु में नाभिक की खोज करने वाले कौन है, वो मैंने बता दिया आपको। प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन आपके सामने, गोल्डस्टीन साहब है। और न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे आपके, वो आपके जेम्स चैडविक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 24 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है, इसके दोस्तों मामले जो है कहां दर्ज हुए। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग जो है। WHO दोस्तों अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में WHO की बात करूं मैं आपसे, इसकी स्थापना क्या कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है ना। मुख्यालय कहां पर है इसका, जिनेवा इसका मुख्यालय हो गया है, जो कि आप जानते हो, आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में हेपेटाइटिस जो रोग है उसके ऊपर, ठीक है, जो हेपेटाइटिस रोग है आपके, उसके ऊपर दोस्तों क्या हुआ, अभी हाल ही में एक सम्मेलन दोस्तों आयोजित हुआ है, ठीक है। लिखिएगा आपके, अभी हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस कौन सा है, विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन जो है ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, ठीक है। पहली बात दोस्तों पूछूं आपसे, यह सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ बताओ मुझे। और अगर पूछूं आपसे यहां पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है, ये कहां पर हुआ छापना, यह लिस्बोन के अंदर, कहां पर हुआ है, लिस्बोन के अंदर। और लिस्बोन रसगुल्ला पूछूं आपसे कहां पर है, पुर्तगाल के अंदर। कहां है बेटा, पुर्तगाल जो है यहां पर लिस्बोन है। आपने खूब सुना होगा कि जो पुर्तगाल की जो राजधानी वो लिस्बोन है, आप जानते हो, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन लिस्बोन के अंदर हुआ है, और पुर्तगाल दोस्तों यहाँ के, पुर्तगाल जो है यहाँ की राजधानी लिस्बोन है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब इस आपके जो सम्मेलन जो हुआ है ना, इसमें एक रिपोर्ट पेश हुई है, ठीक है। इसी सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश हुई है आपके, और वो रिपोर्ट किसके ऊपर है, हेपेटाइटिस के ऊपर रिपोर्ट जो है वो पेश हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर, जो हेपेटाइटिस जो वर्ड्स हो, इसका अर्थ क्या होता है आपके, अरे हिपैट छापना, हिपैट मतलब सो लीवर हो गया, तो लीवर संबंधित क्या होती है, जो बीमारी होती है छापना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। सो ये कुल 5 तरह का, कितना है आपके, ये कुल 5 टाइप का होता है। अरे इस बात को ध्यान सुनना मेरी को, ये 5 टाइप का होता है, ABCDE, ये 5 तरह का होता है हेपेटाइटिस, ठीक है। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस ABCDE, ये 5 तरह का हेपेटाइटिस आपका होता है, ठीक है। और जिसमें दोस्तों पूछूं आपसे, जो 5 तरह का होता है आपके, इसमें जो है छापना, इसमें जो आपके A और E है आपके, ये खाने से होता है, ठीक है। बाकी जो BCD जो है आपके, वो आपके ब्लड से होता है, ठीक है। नोट करना, जो A और E है वो आपके खाद्य जनित होता है, वो खाने से होता है। और जो B, C और D जो होता है ये आपके रक्त विकार होता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। पर दोस्तों इसमें जो आपके सबसे खतरनाक होता है वो कौन सा होता है, B और C छापना, आपके ये सबसे खतरनाक होते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पूछूं दोस्तों आपसे, यहां पर पूछे अगर आपसे कि जो आपके हेपेटाइटिस जो B और C है, हेपेटाइटिस जो B और C है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके इसके जो मामले दर्ज हुए उसमें सर्वाधिक मामले कहां पर हुए आपके, सर्वाधिक मामले कहां पर हुए छापना, तो नंबर फर्स्ट पर चीन है आपके, नंबर फर्स्ट पर चीन है, नंबर 2 पे दोस्तों भारत है अपना, और नंबर 3 पे कौन आपके, इंडोनेशिया जो है वो नंबर 3 पे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस B और C के मामलों में चीन पहले स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है, सो भारत आपके सेकंड स्थान पर है, और जो इंडोनेशिया है ये 3rd स्थान पर है। हेपेटाइटिस B और C के मामले में सर्वाधिक खतरनाक कौन सा होता है, वो B और C सर्वाधिक खतरनाक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। पर दोस्तों पूछूं अगर आपसे, यहां पर पूछे अगर आपसे, देखो सवाल पूछ रहा है सर्वाधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं, तो चीन के अंदर हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, चीन में सर्वाधिक मामले हुए हैं। और शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, लिस्बोन दोस्तों यहां पर हुआ, नोट करना। 5 तरह का होता है, A और E आपके खाने से होता है, BCD आपके रक्त से होता है, ब्लड से होता है, और B और C जो है खतरनाक होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, जो हेपेटाइटिस B और C हो, मैंने कहा डेंजरस होता है, इससे मौतें भी होती है ना। अगर बात करें आपसे हेपेटाइटिस B और C पूछूं आपसे, इससे जो मौतें जो हुई है छापना, वो
कितनी हुई है, 1.3 मिलियन मौतें हुई है इससे। नोट करना 2022 के अंदर जो इससे 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख के आसपास इसमें मौतें हुई हैं। और जिसमें छापना जिसमें से 87% मौतें जो हैं वो हेपेटाइटिस बी से हुई हैं। और बाकी दोस्तों बाकी जो मौतें 83% मौतें इससे हुई हैं, 17% मौतें किससे हुई हैं आपके, ये हेपेटाइटिस सी से हुई है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। तो हमारा आंसर चीन हमारा करेक्ट आंसर। लीवर में सूजन आना, हाँ लीवर की जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। आपको ये 2-3 बातें छाप लेनी है। एक तो हेपेटाइटिस के बारे में बातें छापनी है आपको, और एक दोस्तों आपके जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है इसके बारे में बात करना, लिस्बन जो यहां पर हुआ है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 चीन आपका करेक्ट आंसर हो गया है। यहां फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है ये जारी हो चुकी है ना। मानव शरीर की पूछूं आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी छापना, अरे मनुष्य की पूछे आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो कौन सी छापना आपके, वो है लीवर। कौन सी है, लीवर जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको आप क्या बोलते हो, यकृत बोलते हो, इसी को आप जिगरा भी कहते हो। ठीक है, इसके लिए हिपेट वर्ड का हम यूज करते हैं ना, तो नोट करना। मानव शरीर की पूछूं आपसे रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है, अरे केमिकल लैब कौन सी पूछे आपसे, वो भी लीवर है। ठीक है, लीवर जो आपके वो जो मानव शरीर है आपके उसकी रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है आपके, लीवर है। अगर दोस्तों आपने जहर खा लिया ना, अगर आपने जहर खा लिया है तो जहर जो है वो कहाँ इकट्ठा होने वाला है, लीवर में इकट्ठा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पित्त रस का कार्य क्या है। चलो ये बताओ, आप लोग बताओगे मुझे, जो बाइल जूस है ना, जो बाइल जूस है इसका कार्य क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाइल जूस पूछूं आपसे, हाँ सबसे बड़ा अंग पूछे ना, अगर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछूं आपसे, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो स्किन होगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा, स्किन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों अंग की बात करें तो स्किन आपका आंसर होने वाला है, सबसे बड़ा अंग आपका स्किन होगा। ठीक है, चलिए मैंने पूछा आपसे जो बाइल जूस है उसका दोस्तों कार्य क्या है। सबसे पहली बात तो बाइल जूस का पूछूं आपसे, उत्पादन से पूछे आपसे, उत्पादन कहां पर होता है छात्रों, ये आपके हमारे जो बॉडी है उसमें ये लीवर होता है आपके, इसमें लीवर होता है। और यहां पर जो है, यहां पर पित्ताशय होता है जिसको हम गाल ब्लेडर कहते हैं। ठीक है, यहां पर होता है। ठीक है, यहां दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आपकी जो बाइल जूस है इसका निर्माण कहां होता है, लीवर के अंदर जो है छापना, इसका निर्माण होता है। ठीक है, और फिर दोस्तों ये बाइल जूस जो है आपके वो कहां पर, यहां पर इकट्ठा होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछ ले आपसे कि बाइल जूस कहां उत्पन्न होता है, कहां निर्माण होता है उसका, लीवर के अंदर निर्माण उसका होता है। ठीक है, और बाइल जूस जो है कहां इकट्ठा होता है, पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। ठीक है, अगर कभी सवाल पूछूं आपसे बाइल जूस का काम क्या है छापना, इसका काम है वसा का इमल्सीकरण करना। किसका, जो वसा है दोस्तों आपके उसका इमल्सिफिकेशन ऑफ आपके जो लिपिड है वो इसका काम होता है। मतलब जो बसा जो है आपके बसा के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ना जो है ये इसका काम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण बोलते हैं। जो बड़े अणु है बसा के लिपिड के उसको छोटे अणु में तोड़ना काम होता है, जिससे दोस्तों भविष्य में जो इसका आगे वाला स्टेज होगा उसमें जो है इसका पाचन हो सके, इसके लिए लीवर जो है वो बाइल जूस आपके स्रावित करता है। अब एक सवाल और है कि बाइल जूस जो है वो लीवर जो है पूछूं आपसे कहां पर, क्या शरीर के किस अंग में श्रावित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बाइल जूस कहां पहुंचता है, कहां श्रावित होता है, ये बताना है। ठीक है, करने वाला लीवर हो गया, पर बाइल जूस को कहां पर पहुंचाता है वो मुझे आपको बताना है। ठीक है, हैवी श्योर क्या सो, हैवी श्योर छापना सो, हैवी श्योर जो है जो हेपेटाइटिस आपके बी और सी एस हो, इसका आपके क्या है पहला वैक्सीन जो है वो हैवी श्योर बना है अभी हाल ही में, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये वैक्सीन है इसका, हैवी श्योर इसका नाम है। ठीक है, अभी भी सवाल मेरा रुका हुआ है आपके सामने कि जो आपके बाइल जूस होता है, मैंने कहा इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड, जो है इसका काम होता है जो बसा के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको तोड़ना काम होता है इसका। सवाल अभी भी दोस्तों यहां पर यह अटका हुआ है कि बाइल जूस जो है वो कहां स्रावित, देखो
तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ होता है। बाइल जूस इकट्ठा कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। और बाइल जूस का उपयोग कहाँ पर होता है, छापना। इसका दोस्तों उपयोग जो है कहाँ पर होता है आपके, छापना। इसका अगर पूछूं आपसे उपयोग कहाँ पर होगा आपके, इसका उपयोग लिखना, हाँ ड्यूडेनम, कहाँ सो ड्यूडेनम जो है यहाँ पर होता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। छोटी आंत जो है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं क्या, तो छोटी जो आंत होती है आपके, जो छोटी जो आंत होती है ना, जो छोटी आंत होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है आपके, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ड्यूडेनम होता है दोस्तों, एक होता है कौन सा आपके जेजुनम होता है, और एक होता है कौन सा, एक होता है आपका इलियम, कौन सा इलियम होता है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे तो ड्यूडेनम से भाग जो है यहाँ दोस्तों, यहाँ पर 2 जूस आते हैं आपके, एक तो आता है अग्नाशय रस आता है, कौन सा पैनक्रियोटिक जूस आता है, और एक कौन सा आपके, एक जो है वो बाइल जूस आता है। ये दोनों जूस जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये कार्य होता है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि वसा जो है इसका पाचन कहाँ पर होता है पहली बार, तो वसा का पाचन पहली बार कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है, ठीक है, यहीं पर होता है। अग्नाशय रस पूछूं आपसे कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। बाइल जूस कहाँ पर आता है, पित्त रस भी यहीं पर आता है सबके सो। और जो इलियम वाला पार्ट छापना सो, पूछूं आपसे पाचन का अंत कहाँ पर होता है, यहीं होता है। और पूछे आपसे जो अवशोषण है वो भी कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है। और यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आपके आंतरस आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर हो गई हैं। छोटी आंत के बारे में नोट कर लेना सो के, ये जो भोजन जो हमारा जो आहार नाल होती है, जो आहार नाल जो होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंग छापना वो छोटी आंत ही होता है। नाम छोटी है पर सच में क्या है, सच में आपकी बड़ी आंत है, ठीक है, नाम छोटी है बस, है ना। हाल ही में यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधित मामलों में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है, ठीक है। कल भी दोस्तों मैंने आपको एक सवाल ऐसा पढ़ाया था, याद कीजिएगा, कल भी हमने बात की थी इसके बारे में, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात थी। मैंने कहा था आपसे सुप्रीम कोर्ट 3 न्यायाधीश बैठे थे, हमने वो बात की थी, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में एक आपके यूरोपियन मानवाधिकार, कौन सा है, यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय, ठीक है। कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी भाई साहब, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। यूरोपियन मानवाधिकार, यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। पहली बात पूछूं आपसे, ये कहां पर स्थित है आपके, ये जो फ्रांस जो है ना यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय जो फ्रांस के अंदर है, ये आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों इसने एक फैसला सुनाया आपके, और वो फैसला क्या आपके, वो फैसला स्विट्जरलैंड जो है इसके विरुद्ध सुनाया, ठीक है। स्विट्जरलैंड के विरुद्ध सुनाया फैसला, ये आपको छापना है। मतलब दोस्तों स्विट्जरलैंड की कुछ आपकी जो बूढ़ी महिलाएं ना, सुनना दोस्तों, स्विट्जरलैंड की जो बूढ़ी महिलाएं, उन्होंने यूरोपियन जो मानवाधिकार न्यायालय है वो इसमें पहुंच गई दोस्तों, और उन्होंने कहा कि जो स्विट्जरलैंड जो है ना, वो जलवायु जो परिवर्तन जो हो रहा है, मतलब जो तापमान बढ़ रहा है, उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। सो इससे हमारे यहां पर क्या हो रहा है, हमारे यहां पर हीट वेव्स उत्पन्न हो रही है। मतलब दोस्तों आपके लू जो चलती है ना, गर्म जो हवाएं चलती है वो उत्पन्न हो रही है, इससे हमारी मृत्यु का खतरा होने वाला है। और जिन्होंने आपके एप्लीकेशन की है उनकी दोस्तों आयु जो है वो 90 वर्ष के आसपास है भाई साहब, और कितना जिएंगे भाई साहब, है ना। तो सब वहां पर जो महिलाएं आपके सो, जो वहां की जो बूढ़ी महिलाएं सो, जो बूढ़ी महिलाएं, उन्होंने जो आपके याचिका दोस्तों दायर की थी आपके, और सो इनका कहना है कि जो स्विट्जरलैंड है आपका, स्विट्जरलैंड जो है वो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, इस परिवर्तन को रोकने के लिए क्या है, इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है, इसको रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है। क्या पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है दोस्तों आपके, जिस कारण क्या हो रहा है, जिस कारण आपके हमारे यहाँ पर जो है हीट वेव्स बढ़ रही है, क्या हो रही है, इससे हमारे यहाँ पर जो हीट वेव होती हैं, जो गर्म आपके जो तरंग होती हैं वो बढ़ रही हैं, और जिससे दोस्तों हमारी जो है मृत्यु का खतरा हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। तो ये 90 साल के आसपास की बूढ़ी महिला सो ये पहुंच गई कोर्ट, क्या ये पहुंच गई कोर्ट, 90 साल की दादी, भाई साहब दादी खतरनाक चीज है ना, दादी कह रही है कि हमारी मृत्यु का खतरा हो सकता है, इसलिए कोर्ट पहुंच गई दादी और
बोल रही हैं कि भाई साहब स्विट्जरलैंड काम कर रहा है, और यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय ने ये भी कह दिया कि हाँ ठीक बात है, तुम कम काम कर रहे हो ना, तुम दोषी साबित होते हो इसके अंदर। भाई साहब दादी को 90 साल की उम्र के आसपास है, सबकी है ना, सबकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास है, फिर भी भाई साहब दादी को जीना है। पता नहीं दोस्तों दादी क्या करेगी जी के अब, मतलब इतना काम हो गया है। ठीक है, तो लिखिएगा, मैंने कहा कि इसके खिलाफ आपके स्विट्जरलैंड के खिलाफ ये कार्य हो चुका है, और पहली बार जो है इस मुद्दे के ऊपर, जो क्लाइमेट चेंज है, इस मुद्दे को ऊपर जो है पहली बार कोई निर्णय आया है, और किसी देश के विरुद्ध में निर्णय जो है वो सुनाया गया। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर सुनाया गया है। ये आपके लगभग 2000 महिलाएं, जो 2000 महिलाएं जो है वो पहुंच गई थी आपके, और उसके बाद में ये केस हुआ है, और फिर स्विट्जरलैंड के खिलाफ फैसला आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, स्विट्जरलैंड ठीक आंसर। ठीक है, अगर सो बात करूं मैं आपसे, यहां पर एक स्थान दावोस भी है। कौन सा है? दावोस भी है, जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शीतकालीन बैठक होती है। कौन सी? जो विंटर जो बैठक होती है आपके, जो कहां पर होती है, वो आपके दावोस में होती है। ठीक है, यही दोस्तों एक स्थान जिनेवा भी है, जिसको आप जानते हो, मुख्यालय जो है आपके WHO का मुख्यालय यहीं पर है, WTO का मुख्यालय यहीं पर, आपके ILO का मुख्यालय यहीं पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय यहीं पर है। ये सारे मुख्यालय जिनेवा के अंदर हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फोटो आपके सामने यहाँ पर, अरे देखो भाई साहब, देखो दोस्तों यहाँ पर, ये देखो दोस्तों, आप जो है वो दिख रहा है आपको दोस्तों, बूढ़ी अम्मा दिख रही है यहाँ पर, बूढ़ी अम्मा दिख रही है आपके, बूढ़ी अम्मा देखो, देखो यहाँ पर जो है वो बूढ़ी अम्मा आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पहुंची है कहाँ पर? ये पहुंच गई आपके इस कोर्ट के अंदर पहुंच गई है, और बोलती हैं कि भाई स्विट्जरलैंड काम कम कर रहा है सो, और हमारी मृत्यु का खतरा हो सकता है, हमारी दया जल्दी होगी, इसके लिए क्या करो, इसके लिए जो है हाँ इसको रोकने का प्रयास करो। ये भी सोच रहे होंगे, हे देवर देवा, हे जगन्नाथ दीनानाथ, ये क्या हुआ है ना। अभी दोस्तों क्या हुआ, अभी हाल ही में हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है भाई साहब, वो पूरे मूड में, क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट से पूरे मूड के अंदर इस समय, कल दोस्तों एक केस हुआ था, और वो केस हम पहले बता चुके हैं आपको, पतंजलि वाला केस है। आपको से याद है मैंने कहा था, पतंजलि जो है आपके, इसने आपके झूठा विज्ञापन दिखा दिया था, याद करो, झूठा विज्ञापन दिखाया था, भ्रामक विज्ञापन दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के जो आपके जो हेड हैं आपके बाबा रामदेव जी, और जो आचार्य बालकृष्णन जी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मुझे लगता है कि शायद जो है जवाब नहीं दे रहे, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, इसका केस भी चलाया जाए। भाई साहब अगले दिन दोस्तों, अगले दिन जो है वो बाबा रामदेव जी कहां पर, बाबा रामदेव जी कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में पहुंच गए बाबा रामदेव जी, और आचार्य बालकृष्णन जो है वो कोर्ट में पहुंच गए। और सुनना दोस्तों, इन्होंने कहा है कि हम जो है बिना किसी शर्त के, क्या है, बिना किसी शर्त के हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। क्या है, हम जो है बिना किसी शर्त के हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये इन्होंने कहा, पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कहा है कि हम माफी मांगते बिना किसी शर्त के, हमारी कोई शर्त नहीं है, क्या हमारी कोई शर्त नहीं है, हमें माफ कर दो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई साहब माफी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, माफी से काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है हम माफ नहीं करते। क्या है, हम माफ नहीं करते हैं। इसका तो क्या है, आपको इसका तो जो है आपको भुगतना पड़ेगा। क्या है, इसको तो आपको भुगतना पड़ेगा, और हम जो भी डिसीजन देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कल दोस्तों कहा, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली भी थी आपके, उन्होंने कहा है कि हम ऐसे माफ नहीं कर सकते, आप झूठा विज्ञापन दिखा रहे हो, और उसके बाद में हमने आपको तलब किया, आप नहीं आए, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है। क्या, इनको पहले दोस्तों खूब बार बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ने, भाई साहब जवाब ही नहीं दिया, जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हम फायर है। क्या है, फायर है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले। क्या, हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले, तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें भुगतनी पड़ेगी सजा। अब सुप्रीम कोर्ट कब जो है वो सजा सुनाएगा, कोई भरोसा नहीं है आपके, पर सजा तो इनको होने वाली है। ठीक है, अब सजा आर्थिक होगी या फिर शारीरिक होगी वो देखने वाली बात है, पर सुप्रीम कोर्ट ने माफ नहीं किया, मना कर दिया है, हम माफ नहीं कर सकते आपको। ऐसे दोस्तों हर कोई माफी मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलता है ऐसे हर कोई माफी मांग लेगा गलत काम करने के बाद में, तो माफ नहीं कर पाएंगे ना, माफ नहीं कर पाएंगे। और डिसीजन के लिए तैयार रहिएगा, भुगतना पड़ेगा आपको डिसीजन जो है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बात जस्टिस हिमा कोहली ने कह दी। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस
दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है आपके, अरे याद करो, विश्व मानवाधिकार दिवस पूछूं आपसे 10 दिसंबर छापना आपके वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो है 10 दिसंबर को होता है, ठीक है। पर एक बात बताना मुझे, ये सारी जो खबर है आपने वो कौन सी मीडिया में देखी, सच बताना, आप सच बताना, ये सारी खबर जो है आपने भारत की किस मीडिया में ये सारी खबर देखी है? भाई साहब एक भी दोस्तों, एक भी न्यूज चैनल जो है उस पर ये खबर नहीं आई है ना, एक भी न्यूज चैनल जो है उस पर खबर दोस्तों आई नहीं है ना, आई नहीं भाई साहब कहीं पे भी। मैं कल देख रहा था जब डिसीजन आया तो मैंने चेक किया भाई कहां कहां खबर आई है, बहुत कम जगह दोस्तों खबर जो है वो लाइव चलाई गई है वाली। पर ध्यान रखना खबर बहुत बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सजा मिलेगी, भुगतने के लिए तैयार रहना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी है ना। 10 दिसंबर करेक्ट आंसर है, विश्व मानवाधिकार दिवस आपके बनाया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछूं आपसे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसका निर्माण कब हुआ है? 1993 में छापना आपके, ये मानवाधिकार आयोग का निर्माण किया गया, ठीक है। 1993 आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? बताओ मुझे, आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे होती है? और एक बात दोस्तों और लिखना, आपके जिसकी रिकमेंडेशन पे हुई है ना वही इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, वही इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये आपको छापना कमेटी कौन सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ, क्या है? दंतहीन बाघ पूछूं आपसे, किसने कहा दोस्तों? देखो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार जो आयोग है ना आपके, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो आपके सो, इसके पास में क्या है, इसके पास में किसी व्यक्ति को आपके सजा देने का अधिकार नहीं है, ठीक, किसी व्यक्ति को आपके दंड देने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जस्टिस एच.एल. दत्तू साहब, जो इसके अध्यक्ष रहे हुए थे। इन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये बाघ है, शेर है जिसके दांत नहीं है, क्या? तो दंतहीन बाघ कहने वाला कौन था आपके? वो थे आपके जस्टिस एच.एल. दत्तू साहब थे। और नोट करना, आपके ये एनएचआरसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने फिर कहा कि जो है, जो एनएचआरसी है वो ऐसा बाघ है, ऐसा शेर है जिसके मुंह में दांत नहीं है, क्या? जिसके मुंह में दांत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ लिखिए, रंगनाथन समिति कौन सी है? रंगनाथन कमेटी छापना, इस कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है और यही इसके पहले अध्यक्ष अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करूं मैं आपसे, इसकी स्थापना 1993 के अंदर होती है। मैंने आपसे कहा यहां पर इसका जो पहला अध्यक्ष कौन, आपके रंगनाथन जी बनते हैं। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना होती है और इसके पास में आपके दंड देने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए इसको दंतहीन बाघ कहा गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार से पूछूं आपसे, कौन सम्मानित हुआ है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में छापने का अवार्ड, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जॉन एल जैक स्यूगर्ट। कौन है? जॉन एल जैक स्यूगर्ट, इसका पूरे का नाम है, ठीक है। जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर जो अवार्ड है ये अभी दोस्तों हाल ही में प्रदान किया गया है, ठीक है। पहली बात तो अवार्ड कहां का है? ये अवार्ड यूएसए का छापना, अमेरिका जो है इसका प्रतिष्ठित अवार्ड है। और किसके लिए छापना? सो ये जो अंतरिक्ष जो क्षेत्र है इसमें रिसर्च करने के लिए जो है, अन्वेषण करने के लिए छापना, यह अवार्ड प्रदान करते हैं, ठीक है। तो स्पेस में रिसर्च करने के लिए एक अवार्ड प्रदान करता है यूएसए, उसका नाम क्या है? जॉन एल जैक स्यूगर्ट इनका नाम है। ये तो एस्ट्रोनॉट थे आपके यूएसए के, अपोलो 13 मिशन के तहत कहां गए थे आपके? ये गए थे छापना कहां पर? जो अंतरिक्ष में गए थे, उनके सम्मान में इसका नाम हमने रख दिया है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि जो जॉन एल जैक स्यूगर्ट अवार्ड जो है अभी हाल ही में किसको मिला है? यह अवार्ड अभी हाल ही में इसरो को प्राप्त हुआ है। और सो नोट कर लेना यहां पर जो है, जो इसरो है इसको किसके लिए मिला है? चंद्रयान 3 जो है इसकी सफलता के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां दो क्वेश्चन बन गए आपके सामने, एक तो इसरो बनेगा दोस्तों आपके। अगर इसरो की मैं बात करूं मैं आपसे छापना, इसरो की अगर बात करें आपसे, तो पहला क्वेश्चन क्या आपके? पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में इसका मुख्यालय है ना। थर्ड क्वेश्चन पूछे आपसे, इसके पहले हेड कौन थे आपके? विक्रम साराभाई छापना, ये इसके पहले हेड थे ना। और पूछे आपसे वर्तमान हेड कौन आपके?
एस सोमनाथ जी छापना ये वर्तमान हेड है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसरो के बारे में कुछ बातें आपको नोट करनी है ना। अगर दोस्तों यहीं पर बात करो इसके आपके चंद्रयान थर्ड की बात करें छापना, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए आपके, इसको हमने 14 जुलाई को 2023 में इसको हमने लॉन्च किया, ठीक है। किससे लॉन्च किया है? LVM थर्ड M4 जो रॉकेट है इससे हमने लॉन्च किया, ठीक है, जिसको हम बाहुबली कहते हैं ना, वही रॉकेट है। LVM थर्ड M4 रॉकेट है आपके, और 14 जुलाई 23 को हमने इसको लॉन्च किया है। और पूछूं आपसे, यह जो है वो 23 अगस्त 2023 को चांद के कहां पर, चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया, ठीक है। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन आपका चंद्रयान थर्ड हो गया है। और मैं कहूं आपसे, इस तारीख को जो हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया दोस्तों आपके। और जहां पहुंचा ना, उस स्थान को हमने क्या बोला है? उस स्थान को हमने शिव शक्ति पॉइंट बोला है, ठीक है। तो जहां पहुंचा उस स्थान को हमने शिव शक्ति पॉइंट क्या है, और जो दिन है उस दिन को क्या बोला हमने? उस दिन को हमने नेशनल स्पेस डे के रूप में बनाया, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है शेर जिसने चांदनी पीली। कौन सी है? शेर जिसने चांदनी पीली, ये इनकी बुक का नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी दोस्तों हाल ही में जो इसरो जो है ऑप्शन नंबर डी छापना है, इसको दोस्तों अभी हाल ही में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। कुछ दिनों पहले जो मैंने कहा था आपके, इसरो को ही एक अवार्ड और मिला था आपके, और वो अवार्ड था आपके लीफ अरिक्शन अवार्ड। याद करो, कुछ दिनों पहले की बात है, एक अवार्ड मैंने और लिखवाया था, वो अवार्ड था आपके लीफ अरिक्शन अवार्ड। कौन सा है? लीफ अरिक्शन अवार्ड था। आप में से मुझे कौन बताने वाला है कि यह अवार्ड जो है वो कहां का अवार्ड है और इसरो को प्राप्त हुआ था? ये मैंने लिखाया था आपको, यह अवार्ड कहां का अवार्ड है वो आपको छापना है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसरो। ठीक आंसर देखो, यहां पर रोसकोसमोस है, जो कि जो रशिया जो है ना उसकी स्पेस एजेंसी, जैसे हमारा इसरो है ना, ऐसे रूस का रोसकोसमोस है, ठीक है। स्पेस एक्स पूछूं आपसे तो एक इसका आपके ये एलोन मस्क का है, यूएसए के अंदर, ठीक है। जाक्सा पूछूं कहां का है आपके, ये जापान का हो गया छापना। इसरो कहां? इंडिया का हो गया है। और नासा पूछे कहां का हो गया है, ये यूएसए का हो गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि लीफ अरिक्शन अवार्ड जो है ये कहां से? ये आइसलैंड। कहां का? आइसलैंड जो है वहां का जो हुवाशिक आपके द्वीप है वहां का आपके अवार्ड था, जिसका नाम लीफ अरिक्शन अवार्ड, ठीक है। तो आइसलैंड का अवार्ड है लीफ अरिक्शन अवार्ड। किसको मिला है? इसरो को प्राप्त हुआ। किसके लिए मिला है? इसी के लिए मिला है। कौन सा? आपके चंद्रयान थर्ड के लिए प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये कब कब भेजा गया, किससे भेजा गया, कब पहुंचा, किस स्थान पर पहुंचा, उसका नाम क्या है, सारी बातें आपको छापनी है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ देखिएगा, लिखा हुआ है जॉन जैक स्यूगर्ट छापना। जॉन जैक स्यूगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है चंद्रयान थर्ड मिशन टीम को प्राप्त हुआ है। यहां पर यह बात लिखी हुई है, ठीक है। आदित्य L1 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ, तो याद कीजिएगा। आदित्य L1 पूछूं आपसे, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपके PSLV C57 छापना, इससे हमने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और कहां पहुंचा दोस्तों आपके, यह जो है जो L1 पॉइंट है वहां पहुंच गया। L1 पॉइंट पूछूं आपसे, देखो L1 पॉइंट जो है वो सन और अर्थ जो है ना, सन और अर्थ जो है आपके, सन और अर्थ जो है इसके बीच में वो पॉइंट है आपके, जहां दोस्तों आपके, जहां पर इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बराबर होता है आपके, यह वो स्थिर पॉइंट है। ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5, ऐसे 5 पॉइंट जो है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। वहां पर आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है ना। एक्सपोसैट की बात करूं आपसे, या POEM थर्ड की बात करूं छापना, ये हमने किससे लॉन्च किया है? ये हमने PSLV C58 से लॉन्च किया है, जिसका नाम है एक्सपोसैट। और कौन सा है? POEM थर्ड। दोनों आपको छापना है, ठीक है। किससे लॉन्च किया? PSLV C58 से हमने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, NVS 01 पूछूं आपसे, NVS छापना आपके सो, ये नेविगेशन क्या है? जो नेविगेशन है, इस नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? पहला उपग्रह आपके NVS 01 है ना।
तो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? NVS-01 है। और सो अगर बात करूं मैं आपसे यहाँ पर, NVS-01 जो है इसको हमने किससे लॉन्च किया छापना? इसको हमने GSLV F12 से लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NVS-01 है ना। अगर बात करूं आपसे इनसैट 3DR, बात करूं आपसे इनसैट 3DS छापना, अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ आपके मौसम के लिए, किसके लिए? मौसम के लिए लॉन्च हुआ है छापना। और अगर पूछूं आपसे इनसैट 3DS जो है ये किसके लिए लॉन्च हुआ है, किससे लॉन्च हुआ है? GSLV F14 जो है इससे लॉन्च किया गया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो इनसैट 3DS आपके GSLV F14 से लॉन्च हुआ है, NVS-01 GSLV F12 से लॉन्च हुआ है, और आदित्य L1 पूछूं आपसे PSLV C57 से लॉन्च हुआ है, एक्सपोसैट POEM थर्ड पूछूं आपसे ये PSLV C58 से लॉन्च हुआ है। ये सारी बातें देखो, तरीका दोस्तों यही है आपके, तरीका दोस्तों यही है आपके पढ़ने का कि भाई जो सवाल आया, देखो अब सवाल मेरे सामने किसका आया? आपके सवाल मेरे सामने जो आया वो इसरो का आया। अब मैं उस इसरो के बारे में सब कुछ आपके सामने रख दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है। इसरो के लास्ट एक साल के जो मिशन है उसमें 4 महत्वपूर्ण मिशन थे, आदित्य L1, एक्सपोसेट, NVS-01 और इनसैट 3DS और आपके चंद्रयान थर्ड। ये पांचों मिशन मैंने आपको एक सवाल में पढ़ा दिए, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन? देखो इसके नाम में ही लिखा हुआ है इसका देश का नाम, ठीक है। देखो नाम क्या सो, नाम है आपका जिग। क्या नाम है? जिग नाम से आपके, जिग जो है छापना, जिग पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं छापना सो जिम्बाब्वे गोल्ड। क्या बोलते हैं? जिम्बाब्वे गोल्ड कहते हैं, ये आपको छापना है, ठीक है। इसको बोलते हैं जिम्बाब्वे गोल्ड कहते हैं, जिग का नाम जो है जिम्बाब्वे गोल्ड। आपकी आंख फट जाएंगी भाई साहब, इसका दोस्तों इसका मूल्य सुनोगे ना आप तो आप बोलोगे गुरुजी ये क्या हुआ। इतनी दोस्तों वहां पर इन्फ्लेशन है, इतनी वहां पर जो है वो आपके मुद्रास्फीति। सुनना दोस्तों, जो जिग है आपके वो जिम्बाब्वे गोल्ड है। क्या है? जिम्बाब्वे से गोल्ड है, इसकी फुल फॉर्म के मतलब दोस्तों ये आपके जिम्बाब्वे जो डॉलर चल रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। जो वहां पर जो करेंसी चल रही है वर्तमान में जिसका नाम जिम्बाब्वे डॉलर है आपके, इसको रिप्लेस करने के लिए जो है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। और पूछूं दोस्तों आपसे ये है क्या आपके, यह जो है वो स्वर्ण जो गोल्ड है, इस गोल्ड को पिघलाकर बनाएगी करेंसी है, ठीक है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। ये पूछूं आपसे क्या है, ये आपके ये गोल्ड आपके सपोर्टेड करेंसी है, ये नोट करना सो। जिग इसका नाम है, जिम्बाब्वे आपके गोल्ड इसका नाम है। जो हमारा जो जिम्बाब्वे जो डॉलर था उसको रिप्लेस करने के लिए सो इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब पूछोगे सर आप क्यों लॉन्च किया? आपके छापना, यहां जो मुद्रास्फीति होगी आपके, यहां जो इन्फ्लेशन होगा इससे निपटने के लिए, ठीक है। यहां जो इन्फ्लेशन आपके सो इससे निपटने के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। अब मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मुद्दा दोस्तों ये है, आप मान लीजिए दोस्तों आपके जो यहां पर है, मान लो भारत के अंदर आपके, मान लो 1 किलो आप क्या कहते, 1 किलो आप आलू लेकर आए, आलू लेकर आए और उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत आपके मान लेते हैं 50 रुपए उसकी कीमत है, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद में जो 1 किलो आलू आप लाए थे, मान लो उसकी कीमत कितनी हो चुकी है? आपके 100 रुपया हो चुकी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर इन दोनों कंडीशन में क्या मुद्रास्फीति हो रही है? हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन हो रहा है, मुद्रा की जो आपके जो वस्तु की जो कीमत है वो आपकी बढ़ रही है। क्या दोस्तों इन दोनों कंडीशन पूछूं आपसे, यहां पर 50 रुपए में 1 किलो आलू आ रहे हैं, यहां 100 रुपए में 1 किलो आलू आ रहे हैं, बताओ मुझे मुद्रा की वैल्यू क्या कम हो रही है नहीं हो रही? मुद्रा की जो वैल्यू है, जो मूल्य है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बताओ मुझे, सवाल पूछा मैंने आपसे, इन दोनों कंडीशन में जो हमारी मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, बढ़ रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने कहा 1 किलोग्राम आलू यहां पर 50 रुपए के आते हैं, यहां 1 किलोग्राम आलू कितने के आते हैं? 100 रुपए के आते हैं। इन्फ्लेशन हो रहा है क्योंकि जो वस्तु हमने ली है वो सेम है, बस वस्तु की प्राइस क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है यहां पर, तो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति हो रही है। सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछा है मैंने आपसे, जो मुद्रा है उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है, बढ़ रही है? आपको बताना सो, अरे मुद्रा की वैल्यू तो कम हो रही है ना। देखो यहां 50 रुपए लेकर गए हम, 1 किलो आलू लेकर आए, ठीक है। यहां से 100 रुपए लेकर जा रहे हैं हम, आपके 1 किलो आलू आ रहे हैं, ठीक है। यहां का 50 रुपया यहां 100 रुपए के बराबर हो गया, तो मुद्रा की जो वैल्यू है, जो मुद्रा का जो मूल्य है, जो वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ठीक है। मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है। अब दोस्तों यहां पर यही काम हो रहा है, ठीक है। यहां पर जो है
मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है, मुद्रा की वैल्यू यहां पर कम हो रही है, ठीक है। यहां पर जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो रही है और जो वस्तु है इनकी जो कीमत है वो बढ़ रही है, ठीक है। वस्तु की कीमत बढ़ रही है और मुद्रा की वैल्यू कम हो रही है। तो क्यों ना दोस्तों ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि ऐसी मुद्रा निकाल दी जाए जो कि गोल्ड से बनी हो, और जो जिसके पास वो मुद्रा जाए, आपके पास वो मुद्रा गई, आपने वो मुद्रा खर्च नहीं की, अपने पास रख ली, क्योंकि आप जानते हो कि गोल्ड की मुद्रा है, क्या आप जानते हो गोल्ड से बनी हुई मुद्रा है, तो आपने मुद्रा जो है वो खर्च नहीं किया ना, आपने मुद्रा अपने पास रख ली, क्या अपने पास रख ली। अब दोस्तों अगर आपने खर्च की नहीं मुद्रा, तो अपने आप क्या होगा, अपने आप जो है ये आलू की कीमत कम हो जाएगी। कोई दोस्तों आलू खरीदने वाला होगा ही नहीं, तो कीमत कम हो जाएगी अपने आप। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 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 जो आपके इन्होंने गोल्ड सपोर्टेड आपकी मुद्रा जारी की आपके, जिससे जिस जिस जिससे जो आपके वस्तु की सप्लाई जो है, वस्तु की जो आपके डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है वो क्या करेंगे, लोग जो है वो आपके अपनी मुद्रा खर्च करेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है, जिससे आपके जो प्राइस जो है कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने वाला है। इसको करने के लिए जो जिम्बाब्वे ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब सुनो दोस्तों, इससे पहले नहीं, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहा है, इससे पहले दोस्तों एक बार तो जिम्बाब्वे ने, पता है आपको, जिम्बाब्वे ने दोस्तों एक बार तो 100 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, जिम्बाब्वे ने एक बार 100 ट्रिलियन डॉलर जो है इतने का नोट जारी किया। भाई साहब दोस्तों, इतने का नोट जारी कर चुका जिम्बाब्वे। 2008 की बात है, ठीक है, 2008 की बात है। जिम्बाब्वे जो है वहां पर इतने का नोट, ठीक है, इसकी वैल्यू जानते हो आप कितनी होती, 100, इसकी वैल्यू होती है 100 इंटू 10 की पावर 12 डॉलर, ठीक है। काउंट कर लेना कितनी जीरो आएंगी, ठीक है, मतलब 100 इंटू 10 की पावर 12 डॉलर दोस्तों, इतने का नोट जारी किया। एक नोट भाई साहब दोस्तों, हमारा नोट कितने का है, हमारा नोट तो कितने का है आपके, हमारा नोट साहब कितने का, हमारा नोट आपके 500 का हो गया ना, 500 का हो गया, हमारे पास इतने का ही नोट है। इन्होंने लॉन्च किया है 100 इंटू 10 की पावर 12 डॉलर दोस्तों, इतने का एक नोट जारी किया। अब बताओ भाई साहब, 2008 में दोस्तों ऐसा किया था, क्योंकि दोस्तों उस समय ऐसी कंडीशन थी आपके, मतलब दोस्तों जो ये आपके अखबार है ना, अखबार जो है वहां पर वो रुपए की तुलना में अधिक कीमती था अखबार जो है। लोग जो है अपनी खिड़की के ऊपर जो है वो अखबार की बजाय रुपये को छापते थे, आपके लगाते थे वहां पर, क्योंकि रुपए की कीमत इतनी कमजोर वहां पर हो गई। आप सोचो दोस्तों कितने का नोट है ये ना, देखो 10 की पावर 14 जीरो लगाओ, इतने का नोट जारी किया कहां पर आपके, ये जो आपके जिम्बाब्वे वहां पर 8 के अंदर इतना बड़ा नोट जारी किया। तो इतनी वहां पर इन्फ्लेशन है, मुद्रा की वैल्यू वहां पर बहुत कम हो चुकी है। अगर आपको 1 किलो टमाटर चाहिए तो आपको थैला भर के नोट लेके जाना पड़ेगा, तब आपको टमाटर वहां पर मिलने वाले, ठीक है। ये वहां की स्थिति हो चुकी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जिम्बाब्वे ठीक आंसर हो गया है, करेक्ट आंसर जिम्बाब्वे इसका हो गया, ठीक है। जिम्बाब्वे पूछूं आपसे, जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे छापना इसकी राजधानी क्या आपके, हरारे जो है, छापना हरारे जो है वो इसकी राजधानी, ठीक है, हरारे इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे देश है। और जिग दोस्तों आपके सामने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने जारी किया, आपके जिग आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये जिग का फोटो आपके सामने यहाँ पर गोल्ड से बना हुआ है जिग जो है, और ये आपके सामने नई करेंसी जिम्बाब्वे की, ठीक है। क्यात मुद्रा पूछूं कहाँ की आपके, और क्यात कहाँ की, क्यात आपके म्यांमार, कहाँ की है क्यात जो है वो म्यांमार, ठीक है। तो क्यात कहाँ की, क्यात आपके म्यांमार की है ना। रिंगिट पूछो दोस्तों आपसे, रिंगिट छापना आपके सो, रिंगिट सोचो भाई साहब कैसा हो दोस्तों, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कहीं पर चाय पीने गए हो, ठीक है, और दोस्तों आप अपने सिर के ऊपर जो है रुपयों का थैला लेकर जाते हो और बोलते हो ये लो थैला, क्या ये लो थैला, और क्या करो, और हमें एक एक कप चाय पिलाओ। भाई साहब कितना ही दोस्तों आनंद आए, ठीक है। लिखो क्यात मुद्रा म्यांमार, ठीक है। रिंगिट पूछूं आपसे, रिंगिट कहाँ की आपके, रिंगिट छापना मलेशिया, कहाँ की रिंगिट, कहाँ की है मलेशिया की रिंगिट हो गई, ठीक है। टक्का पूछे कहाँ की आपसे, टका पूछो कहाँ की छापना, टका जो है बांग्लादेश, ठीक है। तो रिंगिट मलेशिया, टका बांग्लादेश है। क्यात कहाँ की, क्यात आपके म्यांमार की हो गई आपके सो। येन कहाँ की छापना, येन करेंसी कहाँ की आपकी, येन जो है आपके वो कहाँ की है, ये जापान की हो गई येन, आपके नोट करना। रेमेन भी पूछूं आपसे, या युवान पूछे छापना आपके,
आपके वो करेंसी कहाँ की आपकी, ये छापना ये चीन है, तो रेमनबी युआन चीन की हो गई है। और लोन पूछूं आपसे, लोन नहीं रसगुल्ला, पूछे आपसे वॉन करेंसी कहाँ की छापना, वॉन करेंसी हो गई साउथ कोरिया, कहाँ की, साउथ कोरिया वॉन करेंसी हो गई आपके सो। और पूछे आपसे छापना, पूछूं आपसे डोंग करेंसी कहाँ की छापना, डोंग करेंसी जो है वो वियतनाम, कहाँ की, वियतनाम की है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो डोंग वियतनाम की है, वॉन साउथ कोरिया की है, रेमनबी युआन चीन की है, येन जापान की है छापना। इसके अलावा क्याथ म्यांमार की है, रिंगिट मलेशिया की है, टका बांग्लादेश की है। आपसे पूछूं आपसे पहली बात तो आपके 5R करेंसी किस आपके संगठन की है, बताओ 5R जो करेंसी पूछूं आपसे यह कौन सा संगठन है, उसकी करेंसी 5R है, ये आपको छापना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड पूछा आपसे कितनी करेंसी, विश्व की कितनी करेंसी का प्रतीक चिन्ह है, बताओ मुझे कितनी करेंसी ऐसी जिनका प्रतीक चिन्ह है, वो आपको बताना है। सवाल बहुत बढ़िया है, बताओ मुझे। और थर्ड पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में HDR जो है उसमें कौन सी करेंसी शामिल हुई है, ये आपको बताना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन और मैंने और लिखे आपके मुद्रा वाले क्वेश्चन है ना। बताओ 5R करेंसी पूछूं आपसे, किस आपके संगठन की करेंसी 5R है, अरे याद करो 5R, बात करूं मैं आपसे कौन कौन से देश आपके, अरे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पूछा आपसे। देखो साउथ अफ्रीका पूछूं आपसे, इसकी करेंसी रैंड, कौन सी, रैंड जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। चीन पूछूं आपसे, इसकी करेंसी रेमनबी है ना, रेमनबी, ठीक है। आई मतलब रुपया हो गया, ठीक है सो। और आपके आपके रूबल और आपके ये हो गया छापना आपके ब्राजील हो गया, ठीक है। तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, तो रियाल, रूबल, आपके रुपया, रेमनबी और आपके रैंड, तो इसको बोलते हैं 5R करेंसी है ना। तो जो ब्रिक्स देश है उसकी करेंसी 5R करेंसी है। अब इसमें 5 नए देश शामिल हो गए हैं ना। अगला क्वेश्चन है कितनी करेंसी का प्रतीक चिन्ह है, अब बताओ सवाल तो ये आपके सामने, कितनी करेंसी ऐसी जिनका प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे अपना दोस्तों अपना रुपया होता है ना, ऐसे पूछ रहा हूं आपके कितनी करेंसी का प्रतीक चिन्ह आपने देखा है, ठीक है, बताओ ना। HDR की बात करूं मैं आपसे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स छापना, इसकी जो करेंसी आपसे पूछे इसमें अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है, रेमनबी या फिर युआन जो है वो अभी हाल ही में शामिल हुआ है। और इंडिया का रुपया जो है वो शामिल नहीं है, ठीक है, रुपया शामिल नहीं है इसके अंदर आपके। इसमें डॉलर शामिल है, पाउंड शामिल है, इसमें येन शामिल है आपके, और यूरो शामिल है, युआन शामिल है, पर रुपया शामिल नहीं है, ये आपको छापना है, ठीक है। ऐसी 5 करेंसी, क्या ऐसी 5 करेंसी है जिनका दोस्तों अपना प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। पूछो कौन कौन सा आपके सो, एक तो आपके पूछे आपसे डॉलर हो गया, डॉलर हो गया, एक आपके पाउंड हो गया, एक यूरो हो गया, एक येन हो गया और एक रुपया हो गया, ठीक है। ये 5 करेंसी जिनका प्रतीक चिन्ह है वो आपके सामने है। डॉलर का प्रतीक चिन्ह है, इसके अलावा डॉलर का, यूरो का, पाउंड का, येन का और रुपये का, ये 5 ही आपके प्रतीक चिन्ह आपके सामने दिखाई दे रहे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रतीक चिन्ह और नहीं है ना, नोट करना ये 5 ही है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन, देखना TSAT-1A, ठीक है। पहली बात बच्चों पूछूं आपसे, देखो नाम में स्पष्ट है कि नाम क्या, इसका नाम है TSAT-1, मतलब टी फॉर कंपनी का नाम, क्या सो कंपनी का नाम आपके टाटा कंपनी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो पहली बात तो लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी आपके, वो कंपनी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं दोस्तों आपसे, अगला पॉइंट छापना आपके, यह है भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बोलते हैं इसको ना, इसको बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहते हैं। ये भारत का पहला प्राइवेट है ना, तो भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट पूछे आपसे, प्राइवेट आपके EOS पूछो कौन सा छापना, वो है TSAT-1 है, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट EOS कौन सा है, वो है आपके छापना TSAT-1A आपके। और मैंने कहा आपसे इसको लॉन्च करने वाला कौन, आपके इसको लॉन्च करने वाला टाटा ग्रुप इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछ लें आपसे कि इसको लॉन्च कहां से किया है, इसको दोस्तों लॉन्च कहां से किया हमने, USA यहां से लॉन्च किया सो। और जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसका जो रॉकेट है आपकी, जो फाल्कन 9 जो रॉकेट है, इससे हमने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो USA के अंदर जो स्पेस एक्स कंपनी है
जो इसका रॉकेट कौन सा आपकी, जो इसका रॉकेट छापना आपके, इसका रॉकेट फाल्कन 9 कंपनी आपके। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है कि फाल्कन 9 कंपनी जो है उसके द्वारा जो हमने, जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसका रॉकेट फाल्कन 9 है, इसके द्वारा हमने जो है वो टी-सेट 1A जो है वो हमने लॉन्च किया है। ये आपको नोट करना है। एक रसगुल्ला बोल रहा है कि सर पतंजलि रामदेव जी का मजाक मत उड़ाओ। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, रामदेव जी पतंजलि भाई साहब ने सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि आपने हमको हल्के में ले लिया है, ठीक है। मैं मजाक नहीं बना रहा, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया, उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बोली, मैंने थोड़ी बोल रहा हूँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहा हूँ आपके सामने, है ना। उन्होंने ही कहा है भाई साहब, मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको माफी नहीं मिलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने थोड़ी कहा है। तो बाबा रामदेव जी के वकील ने बोला है कि हम जो है बिना किसी शर्त के माफी मांगते हैं, आप माफ कर दीजिए हमको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं करेंगे माफ, आपको सजा मिलेगी। तो भाई मैंने नहीं कहा ना, मैं कोई भी बात मैं अपनी नहीं बोलता हूँ, सारी बातें कहीं ना कहीं बोली गई वही आपके सामने बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई, अगर कोई गलत काम किया तो भुगतना पड़ेगा भाई साहब, इसमें कौन सी नई बात है। अब मैं सीरियस होके बोल दूं या हंस के बोल दूं, काम तो वही किया है ना, काम तो वही किया है, बेइज्जती कराने के, ठीक है। टाटा समूह पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हो गया है लॉन्च, यूएसए स्पेस एक्स कंपनी फाल्कन 9 ने इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो आपके वेट कितना है आपके, इसका वेट 50 किलोग्राम है। क्या है, इसका वेट 50 किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लॉन्च करना, पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला ग्रुप कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया है, ये लॉन्च करने वाला ग्रुप है। लेकिन इसको लॉन्च कहां से किया, लॉन्च इसको हमने फाल्कन 9 से किया, स्पेस एक्स कंपनी से किया है, ठीक है। टी-सेट 1A आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, आपके सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं, डिप्लॉय कर चुके हैं। आपके सामने फोटो यहां पर टाटा कंपनी का फोटो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 50 किलो इसका वेट है ना। ऑडिशस मिशन की बात करूं मैं आपसे, अरे याद करो चांद पर जाने वाला, चांद पर पूछूं आपसे लैंड होने वाला, ठीक है, चांद पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट आपके, पहला निजी लैंडर कौन सा आपके, वो है ऑडिशस, ठीक है। अब बताओ मुझे इसकी कंपनी कौन सी है। अरे भाई बता, जिसको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं बता, कंपनी का नाम छाप के बता क्या है, कंपनी का नाम बता मुझे क्या है आपके, है ना। तो ओडिशस जो कंपनी है, मैंने पूछा जो ओडिशस कंपनी, ओडिशा जो मिशन आपके, वो चांद पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर है। इस सवाल को आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है कि चांद पर लैंड होने वाला पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा आपके, वो है छापना कौन सा, ओडिशस मिशन, ओडिशस मिशन है। मैंने पूछा है वो कंपनी कौन सी जिसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, उस कंपनी का नाम आपको छापना है ना। बोकारो प्लांट की बात करूं मैं आपसे, कहां सबके, ये झारखंड, कहां पर, बोकारो प्लांट झारखंड के अंदर स्थापित हुआ है, नोट करना, बोकारो झारखंड में स्थापित हुआ है और रूस ने इसको स्थापित किया है, ठीक है, रूस ने इसको स्थापित किया ना। और ये कौन सी आपकी, ये छापना आपके जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। थर्ड फाइबर प्लान जो है उसमें स्थापित किया, इसको नोट करना है ना। हाँ लिखिएगा, जो इंटूटिव जो कंपनी आपके, जो इंटूटिव कंपनी आपके इससे लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसने लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई संयंत्र पूछूं आपसे, अरे भिलाई कहां पर, भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है, भिलाई कहां, छत्तीसगढ़ में भिलाई हो गया है। और पूछू लॉन्च करने वाला कौन आपके, रूस की सहायता से लॉन्च हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया ना। राउरकेला पूछे कहां पर, राउरकेला आपके ओडिशा, कहां पर, राउरकेला ओडिशा के अंदर है। और कब किसने सहायता की इसमें, जर्मनी ने इसमें सहायता की है, ठीक है। इसके अलावा पूछा आपसे दुर्गापुरा कहां पर, पश्चिम बंगाल में है। और इसमें हेल्प करने वाला कौन हमारा, इसमें हेल्प करने वाला हमारा इंग्लैंड, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल दुर्गापुरा हो गया, राउरकेला ओडिशा हो गया, भिलाई छत्तीसगढ़ हो गया। यह तीनों पूछे कहां पर है, ये तीनों जो आपके, जो हमारा सेकंड फाइव प्लान था आपके, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है जो कि 1956 से 61 के बीच में है, उसके अंदर हमने इसको लॉन्च किया, ठीक है। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा सेकंड के अंदर, और जो बोकारो कहां पर, बोकारो आपके थर्ड के अंदर लॉन्च हुआ है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे कब बनाया गया, ठीक है, इसका नाम क्या, इसका नाम है विश्व होम्योपैथिक दिवस, जो इसका नाम है। पहली बात तो पूछे आपसे तारीख कौन सी, ध्यान सुनना सारे पॉइंट को, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। पहली बात तो तारीख कौन सी है, तारीख है आपके छापना, तारीख है आपके 10 फरवरी आपकी तारीख, ठीक है। तो पहली बात तो तारीख कौन सी, तारीख आपके कल की तारीख थी जिस तारीख को हमने होम्योपैथिक दिवस बनाया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आप पूछोगे सर मुझसे कि दिवस जो बनाया गया है वो किसकी, दोस्तों याद में आपके जो जनक है छापना, जो इसके जनक है आपके
उनके सम्मान में, उनकी जयंती पर, उनके बर्थडे पर जो है वो सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, तो पूछू कभी आपसे कि होम्योपैथी जो है इसका जनक कौन है वर्ल्ड में छापना? डॉक्टर सैमुअल छापना, डॉक्टर सैमुअल आपके, डॉक्टर सैमुअल जो है वो इसके जनक है। ठीक है, तो इनके सम्मान में जो है हमने 10 फरवरी को क्या कहा, 10 फरवरी को आपके ये दिवस सेलिब्रेट किया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल हैनीमन कौन है? डॉक्टर सैमुअल सा हैनीमन जो है इनके सम्मान में छापना हमने इसको सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है, डॉक्टर सैमुअल आपके डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जो है इनके सम्मान में सेलिब्रेट किया गया है ना। अगर पूछूं आपसे, अरे 10 फरवरी यार, अप्रैल क्यों करा है आपके? फरवरी करना है इसको भाई साहब, है ना, फरवरी कर अप्रैल करना। दोस्तों फरवरी का महीना क्या बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना, आप जान रहे हो क्या? फरवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, फरवरी याद आती है ना, फरवरी याद आती है, भूल नहीं पाते उसको, इसलिए जो है फरवरी का महीना निकल गया ना, दिल से निकला है, दिल से। ठीक है, दिल दोस्तों कहाँ पर है? यहीं पर कहीं पर दिल है, वहां से निकला एकदम से ना। तो सैमुअल हैनीमन जो है ये जनक थे इसके, इनके सम्मान में जो है इसको हमने सेलिब्रेट 10 आपके फरवरी को किया। ठीक है, 10 अप्रैल को किया है। ठीक है, अब अगर से पूछूं आपसे मंत्रालय कौन सा अपना, मंत्रालय कौन सा है? आयुष मंत्रालय। अरे याद करो, आयुष की फुल फॉर्म क्या है? AYU। ऐसे पूछूं आपसे, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर आपके योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध, H फॉर आपके होम्योपैथी। ये 5 पॉइंट आपको छापना है। ठीक है, यहाँ दोस्तों जो होम्योपैथी जो होता है आपके इसमें जो शरीर जो है आपके, शरीर जो है जो उसकी जो प्राकृतिक जो आपके क्षमता जो है उसको बढ़ाना उद्देश्य है। ठीक है, शरीर की प्राकृतिक आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो है इसको बढ़ाना उद्देश्य होता है, इसलिए इसको होम्योपैथी बोलते हैं, ये आपको छापना है। ठीक है, तो शरीर जो है जो उसके अंदर जो नेचुरल क्षमता जो है लड़ने की रोगों से आपके, उसके लिए दोस्तों आपके इनका दोस्तों तर्क है ये कि आपके जब कोई जानवर दोस्तों आपके बीमार होता है जंगल के अंदर तो वो अपने आप ठीक होता है, जिससे मतलब दोस्तों कोई इंसान जो है वो ठीक हो सकता है अपने आप से, ठीक हो सकता है अपने आप में, बस थोड़ा उसको फॉलो करना पड़ेगा, रूटीन जो है थोड़ा उसको परहेज करने पड़ेंगे। इसलिए होम्योपैथी में परहेज सबसे महत्वपूर्ण है ना, इसमें जो परहेज होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इस बार की थीम क्या है आपने सो, इस बार की पूछे आपसे, इस बार की जो थीम है आपकी वो क्या रखी है आपके, इस बार की थीम क्या छापना? इस बार की थीम आपके होमियो परिवार, क्या नाम है? होमियो परिवार छापना सो, होमियो परिवार, इसकी थीम लिखिएगा होमियो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार लिखना, होमियो परिवार एक स्वास्थ्य छापना, एक स्वास्थ्य एक परिवार जो है वो इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या है? होमियो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार थीम है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो आंसर हमारा 10 अप्रैल हो गया है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो गया है। जो हमारा जो शरीर जो बॉडी है उसकी जो नेचुरल क्षमता है उसको बढ़ाना उद्देश्य है इसका होम्योपैथी का। इसलिए दोस्तों इसका जो इलाज होता है उसमें टाइम बहुत लगता है ना, टाइम बहुत लगता है, पर फिर भी अगर एक बार ठीक हो गया तो इंसान परफेक्ट ठीक होता है ना। जैसे इसमें बोलते हैं खट्टा नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, ऐसा बोलते हैं इसमें ना, बड़े इसमें परहेज होते हैं। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके जो CRPF पूछूं आपसे, CRPF का शौर्य दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, लेकिन शौर्य दिवस पूछूं आपसे कब हुआ है? यह है 9 अप्रैल। कब हुआ? 9 अप्रैल को हुआ है छापना। और यह इस बार पूछे आपसे, इस बार क्रम कौन सा है इसका? 59 क्रम है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका शौर्य दिवस पूछो कब होता है? 9 अप्रैल को हुआ है। और इस बार दोस्तों कौन सा? इस बार आपके 59 नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है ना। फोटो आपके सामने वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपके सामने फोटो है, डॉक्टर सैमुअल आपके हैनिनमैन जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं उनका फोटो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, देखिए नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया पूछो कब बनाते हैं आपके? ये बनाते हैं छापना कब आपके? 5 जो अप्रैल है, 5 अप्रैल को यह सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस आपके 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे कब होता है? 5 अप्रैल को होता है ना। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, मतलब कि विकास और शांति के लिए जो आपके अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 6 अप्रैल। कब होता है? 6 अप्रैल को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 तारीख को होता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल। कब होता है? 7
7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है ना। इसके अलावा वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस का होता है छापना 17 अप्रैल, जो इस तारीख को क्या होता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछूं आपसे 18 अप्रैल छापना आपके इस तारीख को जो है वो ये डे होता है, ठीक है। नेशनल सिविल सर्विस डे कब होता है, 21 अप्रैल छापना आपके नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल को होता है, ठीक है। और पूछूं आपसे पृथ्वी दिवस कब होता है छापना 22 अप्रैल, नोट करना आपके 22 अप्रैल को आपके पृथ्वी दिवस आपके इस तारीख को होता है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे पूछा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल छापना 23 अप्रैल को जो है आपके विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस आपके 23 अप्रैल को होता है, ठीक है। नेशनल पंचायती राज दिवस पूछो कब होता है, 24 अप्रैल छापना नेशनल पंचायती राज दिवस जो है वो इस तारीख को होता है, ठीक है। और मलेरिया पूछूं आपसे 25 अप्रैल छापना आपके मलेरिया जो है आपके वो इस तारीख को होता है, ठीक है। तो मलेरिया 25 तारीख को है, पंचायती राज 24 तारीख को है, बुक्स डे आपके 23 को है, अर्थ डे 22 को है, सिविल सर्विस डे 21 तारीख को है, हेरिटेज 18 तारीख को, इसके अलावा हीमोफीलिया डे 17 तारीख को है, हेल्थ डे 7 तारीख को, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पीस 6 तारीख को है, और मेरीटाइम डे नेशनल वाला 5 तारीख को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शौर्य दिवस 9 तारीख को, जो मैंने आपको लिखा दिया ना। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कौन अपॉइंट हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में छापना जो हरिंद्र सिंह है छापना, इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में जो हमारी जो महिला आपके टीम है उसका कोच अभी हाल ही में अपॉइंट किया, ठीक है। सो महिला टीम का कोच जो है अभी हाल ही में अपॉइंट किया, किसको, आपके हरिंद्र सिंह को अपॉइंट किया है। ये इससे पहले भी इसके कोच रह चुके हैं ना, ये इससे पहले भी इसके कोच रह चुके हैं, पर दोस्तों बीच में इनको हटा दिया, अब वापस से इनको वापस से दोबारा से अपॉइंट किया है। और इस बार बोला है कि भाई जो आपके 34वां जो ओलंपिक होने वाला है यहां तक ये कोच रहने वाले, ठीक है। जो कब दोस्तों जो कब होगा आपके, ये होने वाला कब आपके 28 में होने वाला छापना, कब कहां पर होगा, लॉस एंजल्स में होने वाला है। इन्होंने बोला है कि भाई तब तक जो है कोच कौन रहने वाले हैं, तब तक कोच आपके यही रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार क्या हुआ, इस बार जो है छापना सो इस बार जो है जो हमारा 24 में जो ओलंपिक होने वाला है पेरिस के अंदर, उसमें भारत की जो टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, ठीक है। जो भारतीय महिला जो हॉकी टीम आपके वो इसमें खेल ही नहीं पाएगी, है ना। भारतीय महिला जो हॉकी टीम है छापना वो इसके लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है, क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इसलिए दोस्तों जो आपके पहले इससे पहले जो थे उनको हटा दिया गया है, और उसके स्थान पर जो हरिंद्र सिंह है जो कि भारत के पूर्व आपके हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, और इनको द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त हो चुका है, इनको जो है वापस से क्या करा गया है, इनको वापस से छापना, इनको वापस बनाया गया है, ठीक है। तो वापस यही आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। हरिंद्र सिंह जो है राष्ट्रीय महिला जो हॉकी टीम है हमारी उसके कप्तान बने अभी हाल ही, उसके कोच बन चुके हैं, और 28 तक रहने वाले, ओलंपिक तक आपके 24 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है अभी, पर वहां पर जो हमारी महिला टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है, मतलब वहां पर खेल ही नहीं पाएगी, क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है वहां पर। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, नोट करना, ठीक है। यहाँ 3 दोस्तों ऑप्शन और लिखे हुए हैं ना। राकेश मोहन पूछूं आपसे, अरे याद करो विश्व बैंक के जो आर्थिक सलाहकार कौन है आपके, वो राकेश मोहन है, ठीक है। तो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पूछूं आपसे कौन है, वो राकेश आपके मोहन जो है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, ठीक है। अगर सो पूछे आपसे आप पीटर पेलेग्रीनी पूछूं बताओ आपके, अरे अभी दोस्तों हाल ही में कौन बने छापना, ये कहां पर अपॉइंट हुए छापेगा, पीटर पेलेग्रीनी पूछे आपसे अभी हाल ही में कहां अपॉइंट हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। और अभी दोस्तों हाल ही में आपके जो विप्रो है ना, जो विप्रो है इसके दोस्तों नए सीईओ कौन बने आपके, सीईओ और एमडी छापना कौन बने, श्रीनिवास पल्लई जो है छापना अभी हाल ही में कहा के जो विप्रो जो है आपके, जो डब्ल्यू विप्रो जो है आपके, इसके नए सीईओ एमडी अपॉइंट हुए हैं श्रीनिवास पल्लई, ये भी आपको नोट करना है। सवाल मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि जो पीटर जो पेलेग्रीनी जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में कहाँ अपॉइंट हुए हैं, यहाँ, लेकिन स्लोवाकिया जो है, जो स्लोवाकिया दोस्तों आपके यहाँ के नए पीएम कौन बने, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति जो है छापना अभी हाल ही में ये अपॉइंट हुए, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो दोस्तों आपके सामने हरिंद्र सिंह की जी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कप कोच है ना। ज्ञानेश कुमार पूछूं आपसे, सुखविंदर सिंधु पूछे छापना, जो हमारे भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त पूछूं आपसे वो कौन अपॉइंट हुए आपके, वो 2 अपॉइंट हुए, ठीक है। ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंधु पूछूं आपसे, ये भारत के वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए। देखो मेन पूछूं आपसे कौन आपके सीईसी कौन छापना, वो राजीव कुमार है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप जानते हो हमारे पास में 1+2 सिस्टम है आपके,
एक मुख्य, दो अन्य। दो अन्य कौन अभी हाल ही में? वो ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर संधू अपॉइंट हुए, ठीक है। किशोर मकवाना पूछे कब आपके छापना, किशोर मकवाना जो है आपको नोट करना कब आपके, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट छापना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है इसके हेड कौन है? किशोर मकवाना इसके हेड है, ठीक है। देवेंद्र झांझड़ पूछूं आपसे, लिखिए भारतीय पैरालंपिक कौन सा है? भारतीय पैरालंपिक जो कमेटी है, भारतीय पैरालंपिक जो कमेटी है इसके हेड कौन आपके छापना, इसके हेड दोस्तों कौन आपके अभी हाल ही में चेयरमैन जो है वो ये बन चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, ठीक है, ये कहाँ अपॉइंट हुए? लोकपाल संस्था जो है हमारी, लोकपाल संस्था के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? वो हुए आपके न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर अपॉइंट हुए हैं, किसके? आपके लोकपाल संस्था के अध्यक्ष अपॉइंट हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 24 पूछूं आपसे, कहाँ प्रारंभ हुआ है? एक बच्चा भाई साहब सुबह से कमेंट कर रहा है, गुरुजी मेरी 20 रुपए के ऊपर खूब कुटाई हुई है ना। अरे तेरी नहीं दोस्तों, तेरी नहीं हुई है, हमारी भी हुई है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है घर में आपके कि मम्मी को गुस्सा तो पापा के ऊपर आ रहा है, पर क्या करे भाई साहब, गुस्सा दोस्तों कहाँ निकाले। अब जैसे आप, मम्मी को गुस्सा आ रहा है मान लो, ठीक है, आपने बोल दिया कि मम्मी 10 रुपए देना, टॉफी खा के आनी है। भाई साहब मम्मी ने निकाली चप्पल क्या, और धमाधम धमाधम जो है बिना किसी पूछताछ के ना, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जांच पड़ताल के झमाझम भाई साहब आप में 5-10 मार दिया ना, 5-10 मार दी। उसके बाद देखना मम्मी कितना सुकून में महसूस करती खुद को ना, कि हाँ चलो यार गुस्सा कहीं तो निकला, क्या कहीं तो निकला गुस्सा। मम्मी को बहुत सुकून मिलता है उसके बाद में ना। माना दोस्तों, माना कि रुपये दे देगी आपको, 10 रुपए देने वाली है वो ना, वो देगी पक्का रुपया आपको, पर पहले आपको ठोक देगी ढंग से, फिर आपको रुपया मिलेगा ना। तो ये ऐसा होता रहता है, ठीक है। देखिए खुबानी खिलना महोत्सव 24 जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है, देखिएगा खुबानी खिलना, खुबानी खिलना महोत्सव, ठीक है, खुबानी खिलना महोत्सव जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है? यह महोत्सव अभी हाल ही में लेह जो कारगिल स्थान है वहां पर हुआ है, ठीक है। तो लेह और कारगिल जो स्थान है यहाँ पर अभी हाल ही में ये फेस्टिवल हुआ है, और ये दोनों स्थान कहाँ पर हैं? जो लद्दाख हमारा यूटी है वहां पर, ठीक है। तो लेह कारगिल दोस्तों अभी यहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ? अभी हाल ही में यहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। देखो यहाँ से यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है खुबानी, जो वर्ड है आपके, इसको दोस्तों खुबानी भी कहते हैं आपके, खुबानी भी कहते हैं इसको आपके, और इसको चूली भी कहते हैं ना, चूली भी कहते हैं, ठीक है। अरे जूली नहीं, चूली कहते हैं, ठीक है। तो खुबानी और चूली इसके दोनों के नाम है, ठीक है। इसका जो पेड़ होता है, इसका पेड़ होता है, आप जानते हो खुबानी का जो पेड़ होता है उसमें फूल भी आते हैं ना, उसमें फूल भी आते हैं आपके, उसमें फूल भी आते हैं, और उसमें दोस्तों आपके आम जैसा आपके फल भी आता है ना, आम जैसा फल भी आता है। खुबानी जो है गूदेदार फल होता है आपके। और अभी दोस्तों हाल ही में अपना लद्दाख यहाँ पर ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, कारगिल लेह के अंदर फेस्टिवल हुआ है, ठीक है। खुबानी चूली कह दीजिए, आपके पेड़ है आपके जिसपे आपके फूल हैं। और ले देखिए यहाँ पर ब्लोज में आपके फेस्टिवल आपके सामने यहाँ पर है एप्रिकॉट, जो एप्रिकॉट ब्लोज फेस्टिवल है, इसे खुबानी फेस्टिवल कहते हैं। 6 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 18 को एंड होने वाला है। लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछो कहां पर? आपके ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल, ठीक है। ट्यूलिप जम्मू कश्मीर में ना। हेमिस पूछे आपसे, लद्दाख में हेमिस कहां? लद्दाख में छापना हेमिस, ठीक है। लोशांग पूछूं आपसे, लोशांग कहां पर? सिक्किम में, ठीक है। लोशांग कहां पर? सिक्किम में लोशांग फेस्टिवल, ठीक है। हैरात पूछे कहां पर है? हैरात जम्मू कश्मीर का आपके कौन सा है? महाशिवरात्रि है ना। सिग्मो कहां? सिग्मो आपके गोवा के अंदर, ठीक है। सिग्मो गोवा के अंदर। सरहुल कहां पर है? वो झारखंड में आपका सरहुल हो गया, ठीक है। सरहुल झारखंड में, सिग्मो गोवा में, हैरात जम्मू कश्मीर में, लोशांग सिक्किम में, हेमिस लद्दाख में, ट्यूलिप जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। श्रीलंकाई स्टार कामुंडू मेंडिस और इंग्लैंड की मैया वाउचर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कल जो है, कल शाम को, कल रात को 8 बजे जो है, कल रात को 8 बजे क्लास आने वाली है करंट अफेयर्स में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जो है इसका एक रिवीजन करवाने वाला हूं मैं आपको। ये कल शाम को 8 बजे, क्या है? कल शाम को 8 बजे ये क्लास दोस्तों आएगी। कहां पर आएगी ये क्लास? आपकी जो उत्कर्ष
नर्सिंग चैनल जो है वहां पर आने वाली है। ऊपर आपको इसका लिंक मिलेगा, ठीक है, ऊपर लिंक मिलेगा। देखो जो कल आपको ये चैनल नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि आप कभी गए नहीं होंगे चैनल के ऊपर। ऊपर एक मैंने लिंक दिया है, नर्सिंग का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना, वहां ये क्लास मिल जाएगी आपको। वहां इसको सेव कर लेना आप लोग जो है। कल शाम को 8 बजे क्लास ब्रह्मास्त्र आने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों 6 महीने पढ़ाऊंगा। रैपिड फायर होने वाला है, रैपिड फायर होने वाला है। कम टाइम में आपका रिवीजन करवा दूंगा मैं यहाँ पर पिछले 6 माह का, ठीक है। कल ये क्लास आपकी आएगी, कल आपको शाम को 8 बजे क्लास ही आने वाली है ना। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बीएससी नर्सिंग करने वाले उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। ये कीमत है उसकी, जहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, लाइव क्लास, ऑडियो लेक्चर्स, इसके अलावा आपको नोट्स हैं, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पर, और ये अप्रैल माह की माह, देखो लोकपाल बेटा संस्था है ना, लोकपाल नहीं बने, लोकपाल संस्था के अध्यक्ष बने, दोनों में अंतर है ना। लोकपाल संस्था, उसमें 8 मेंबर और होते हैं ना, तो लोकपाल के अध्यक्ष बने कौन अभी हाल ही में? एम खानविलकर साहब बने, ठीक है। आइए रिवाइज करते हैं। सितवे पोर्ट कहां पर है? सितवे पोर्ट आपका म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार पूछो आपसे, यूलिया नवलनाया इनको मिला, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन से आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट पूछो आपसे क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है? 14-21, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। पोर्टेबल पूछे आपसे एयर डिफेंस सिस्टम इग्लास पूछो आपसे, ये किसका हो गया? रूस का हो गया, हमने ले लिया, ऑप्शन नंबर 1 है ना। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ आपके रस्को का, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति पुरुष पूछो आपसे, पुरुष कौन छापना? पुरुष आपके जॉन अल्फ्रेड है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मोंटे कार्लो मास्टर्स में पूछे आपसे मुख्य ड्रॉ जीतने वाले, सुमित नागल, ऑप्शन नंबर 1। आईपीएल का इतिहास सर्वाधिक सेंचुरी, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। साजीबू चैरा ओवा पूछे कहां पर? आपके जो मणिपुर है वहां का, हैप्पी न्यू ईयर आपके, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। आई लीग 24 पूछो आपसे, कोलकाता मोमडन स्पोर्टिंग, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री पूछो आपसे, जीआई टैग प्राप्त हुआ आपके? ये ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। बाकी सवाल आपके सामने यहाँ पर है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, मैगजीन आपके सामने यहाँ। बिल्कुल, ईद की आप सभी को शुभकामनाएं। एक पूछ रहा है वोट किसको देना है, आपकी राय क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, वोट किसको देना है नोट कर लो आज ही कॉपी में। इसके बाद नहीं बताऊंगा कभी भी, ये लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको, वोट किसको देना है, ठीक है। और तुम्हें कसम है वोट उसको ही दे के आना है। अब तुम कुछ भी मानना, पर वोट तुम्हें उसको ही देना है जिसको मैं कह रहा हूं। तुम्हें कसम है मेरी इस बात पे कि वोट आपको जो है हमेशा, जब भी आपके क्षेत्र में वोट हो, 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, ठीक है, 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। ध्यान रखना, वोट आपको जो है वो इंसान को देना है, ठीक है, लिख लो। वोट जो है आपको, आपको कसम है मेरी, वोट आपको इंसान को दे के आना है, ठीक है। किसको दोगे वोट? वोट इंसान को दोगे, इसके अलावा किसी को वोट नहीं दोगे। हमेशा इंसान को वोट देना है, ठीक है। क्या कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए आपके सामने, पर वोट आपको इंसान को देना है, ठीक है। नोट कर लो वोट किसको देना है। वोट वोट इंसान को देकर आना है, ठीक है। कैसी बात करते हो यार, गजब आदमी है ना। ध्यान रखना, इंसान को देना है वोट। और बताओ कोई बात हो तो आपकी। यूएसए अपना सैटेलाइट कहाँ से छोड़ता है? वो भी वहीं से छोड़ता है, फ्लोरिडा से। कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां से छोड़ता है, फ्लोरिडा में। जब कोई ऊपर दिखाने का, और ऊपर दिखा, क्या कर रहा है, दिखाना ऊपर। अरे दिखा भाई, आएगा ऊपर कमेंट। हाँ रोक दे। हाँ देखो, अगर कोई निर्दलीय है तो वो जा सकता है ना। कोई पार्टी का मेंबर जाएगा किसी और में तो उसकी मेंबरशिप एंड हो जाएगी। अगर अकेला जाएगा तो ठीक है, 2/3 जाएंगे तो नहीं होगी एंड। चलाओ कमेंट, चलो। 45 मिनट की क्लास भाई हुए ही नहीं उस पे। कल वाले पे भी 8,000 हुए थे, 10,000 हुए ही नहीं, क्या करूं।
जो मर्जी आए दे आना यार, आपका चुनाव है, आपका अधिकार है, आपको दे के आना है। इंसान की पहचान क्या है? 2 आंख होंगी उसके, 1 नाक होगी उसके, 1 मुंह भी होगा, कान भी होते हैं ना, 2 कान भी होते हैं, 2 हाथ होते हैं उसके, सबसे बड़ी बात 2 पैर भी होते हैं। वही इंसान होता है बेटा। चलो तो भाई ध्यान रखना अपना, खुश रहो, ऑल द बेस्ट आप सभी को, और फिर मिलेंगे आपसे। हमने पूरा प्रयास किया समझाने का आपको, सारी न्यूज़ को समझाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है, लल्लन टॉप कराने पड़ते हैं, आपके परीक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण बातें वो दिखानी पड़ती है ना। तो फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं पर मुलाकात आपसे होगी। बाकी शाम को क्लास नहीं होगी, आपकी जो शाम वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज सारे पेड बैच का ऑफ है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑफ है, तो इसलिए हमें ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। PDF आपकी उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होती है आपको। इसका नाम क्या? उसका नाम है करंट अफेयर्स बाई उत्कर्ष क्लासेज, इसका नाम है। यहाँ आपको PDF उपलब्ध होगी, ठीक है। इस पे चेक कर लेना आप, इस पे लगभग 17 लाख के आसपास फॉलोवर हैं। इस पे 17 लाख फॉलोवर्स हैं आपके, इस पे 17 लाख इस पे परिवार है ये, उस पे ही करनी है, ठीक है। वही असली वाला है। आलिया भट्ट को वोट देंगे, सही जगह वोट तो डाल का कम से कम अपना, आलिया भट्ट ठीक है ना, वही डाल देना वोट अपना। चलो ध्यान रखना, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।